गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर टुडे, विच इज़ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। इनकम टैक्स एक्ट में आपको इंडियन इनकम टैक्स अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, दैट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ योर रेसिडेंशियल स्टेटस। सर लेकिन ये रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय रेसिडेंशियल स्टेटस? सर आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या मैं रेसिडेंट माना जाऊंगा? मतलब is this like, do you have to be a citizen of that country? You know the basic concept that citizen क्या citizenship क्या होती है and all. So basically मेरा सिर्फ यही बात है कि मतलब मुझे आज यही बात बोलना है कि what do you mean by residential status? एज पर स्पेसिफिकली एज पर इनकम टैक्स एक्ट, हर एक एक्ट की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है. इट ऑल डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ दिस एक्ट. सो पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट का पर्पस है कि हमें इनकम जो आपने कमाई है वो इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट करना है, राइट? अब वो इनकम आपने कहाँ से कमाई? अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपने इंडिया से इनकम कमाई, और आप अगर इंडिया में इनकम कमाते हो या फिर आपको इंडिया में अभी तक की रिसीव नहीं हुई या इंडिया में आप रिसीव करते हो, सपोज फॉर एग्जांपल इनकम आपने बाहर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन कर लिया लेकिन रिसीव इंडिया में हो रही है, तो दैट मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया नेशन, लाइक नेशंस इकोनॉमी. सो दैट्स व्हाई वी वांट टू डिसाइड कि क्या मुझे आज नॉर्मल सारे के सारे इनकम टैक्स एप्लीकेबल होंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ, मैं इंडियन सिटीजन बाहर रह रहा हूँ, सपोज कनाडा में, इट फॉर द सेक ऑफ सिंपल इट्स कनाडा, ठीक है, कनाडा में रह रहा हूँ मैं. कनाडा में रहने के बाद में स्पेसिफिकली मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मैं वहाँ पे रह रहा हूँ और मैं वहाँ पे कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ और मैं वहाँ से कमाने के बाद में मैं स्पेसिफिकली मेरी फैमिली, मेरे भाई या फिर बहन को यहाँ पे पैसे भेज रहा हूँ, तो क्या ये रिसीप्ट, ये स्पेसिफिकली बिजनेस रिसीप्ट मानी जाएंगी? सो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन. हमारे बहुत सारे स्पेसिफिकली जो एनआरआई पीपल है वो इंडिया के बाहर रहते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे है. लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी का घर यहाँ पे हो सकता है, किसी के एफडी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो सकती है, किसी का कोई फार्म लैंड यहाँ पे हो सकता है. स्पेसिफिकली पंजाबी है उसमें, लाइक हमारे पंजाब वाले भाई बहन, वो तो सबसे ज़्यादा लोग, इट्स लाइक भटिंडा एंड नेक्स्ट इट्स कनाडा, राइट? तो दे, you know all these things, right? So the most importantly यार, the point is कि क्या एक इनकम, किस इनकम के ऊपर हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, हु इज लाइबल टू पे इनकम टैक्स एक्ट. सो ये सारी चीज़ें, और हमने जब सेक्शन बोल रहा हूँ, हमने जब डेफिनेशन देखे थे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन द फर्स्ट चैप्टर, हैव यू रिवाइज दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल हैव यू रिवाइज दैट चैप्टर 1? बिकॉज हमने बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें देखी है. अगर बेसिक कॉन्सेप्ट में एक बार सिर्फ ब्रशअप करता हूँ, चल लेट्स हैव दैट ब्रशअप, ठीक है? व्हाट हमने क्या क्या चीज़ें, सिर्फ 2-5 मिनट हम सिर्फ टॉपिक देखेंगे, ऊपर से हम कोई डिटेल में नहीं जा रहे. हम सिर्फ स्पेसिफिकली हम ये देखेंगे कि हमने पढ़ा क्या है, क्या हमें हल्का हल्का ऐसे एकदम याद आ रहा है. चलो देखते हैं. तो हमने क्या देखा? हमने सबसे पहले इनकम टैक्स, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स देखा. फिर उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमने एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखी. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में हमने एसएससी की इंडिया की डेफिनेशन देखी. इंडिया का मतलब वो नॉटिकल माइल्स, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स, इकोनॉमिक जोन वगैरह सब इंक्लूड होता है. फिर एसएससी पर्सन की डेफिनेशन देखी, पर्सन में वो लिस्ट ऑफ पर्सन है. फिर एसएससी की डेफिनेशन देखी. फिर असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये देखा कि मतलब 1 ईयर, देन उसके नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर इज असेसमेंट ईयर 1. So our previous year start with, previous year start with 1st April and assessment year उसका next subsequent year होता है. फिर हमने और क्या देखा? फिर हमने स्लैब रेट देखा, ओल्ड टैक्स regime एंड न्यू टैक्स regime 115 बीएससी में देखा. फिर हमने सरचार्ज देखा, राइट? सरचार्ज देखने के बाद में हमने मार्जिनल रिलीफ देखा, और देन व्हाट वी हैव सीन, वी हैव रेट हमने किस किस के देखे? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी, इनका एक कंबाइंड स्लैब रेट होता है. फिर उसके बाद में हमने जब इसका फर्म का देखा, फर्म में 30% है. फिर हमने जब कंपनी का देखा, कंपनी में 2 क्राइटेरिया है, अगर सब आप इंडियन कंपनी हो या फिर ऑफ फॉरेन कंपनी. इंडियन कंपनी के अगेन 2 पार्ट है. व्हाट डू अगेन 2 पार्ट कब है? उसमें स्पेसिफिकली ऐसा लिखा है कि अगर सपोज प्रीवियस ईयर 20 to 23 में आपका 400 करोड़ रुपीज से कम आपका टर्नओवर होगा तो टैक्स है 25%, अदरवाइज 30%, और फॉरेन कंपनी में 35%. और फिर हमने सरचार्ज देखा, अगर आपकी 50 लाख या 1 करोड़ तक की इनकम है, 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ तक की इनकम है, 10% सरचार्ज, इंक्लूडिंग ऑल द 4 इनकम. यू रिमेंबर दैट 4 इनकम: डिविडेंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन on sale of equity shares, long term capital gain of sale of equity shares, and other long term capital gain.
फिर हमने स्पेसिफिकली बोला था कि हाँ 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है और 2 करोड़ तक के है तो 2 करोड़ तक के में स्पेसिफिकली सरचार्ज रेट विल बी 15%। फिर आप 115 BSE में अगर हो 115 BSE में अगर आपकी 2 करोड़ रुपए के ऊपर की इनकम है तो योर सरचार्ज रेट एक्सक्लूडिंग दिस 4 अदर इनकम विल बी 25% एंड दिस 4 अदर इनकम के ऊपर सरचार्ज रेट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15%। फिर हमने वो कैलकुलेशन देखा था कि कैसे एवरेज टैक्स रेट कैलकुलेट करना पड़ता है। बेसिकली आउट ऑफ दैट 4 स्पेशल इनकम डिविडेंड इज टैक्सेबल एट अ स्लैब रेट। तो डिविडेंड एंड ऑल अदर इनकम आर कैलकुलेटेड एडेड टुगेदर। फिर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं हम स्पेसिफिकली हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद में एवरेज टैक्स कैलकुलेट करते हैं। एंड एवरेज टैक्स कैलकुलेट करने के बाद में देन वी व्हाट वी डू वी स्पेसिफिकली वी स्पेसिफिकली बाइफरकेट दैट टैक्स। एवरेज टैक्स कैलकुलेट करने के बाद हम डिविडेंड प्लस ऑल द स्पेशल रेट टैक्स को ऐड करते हैं एंड ऐड करने के बाद में हम उसके ऊपर 15% सरचार्ज लगाते हैं और अदर इनकम का जो टैक्स है उसके ऊपर हम 25% सरचार्ज लगाते हैं। इफ यू गो इन ओल्ड टैक्स रेजिम में स्पेसिफिकली क्या है, ओल्ड टैक्स रेजिम में स्पेसिफिकली हमने ये देखा था कि सरचार्ज रेट मोर देन, अगर सपोज फॉर एग्जांपल सरचार्ज रेट वुड बी इफ योर इनकम इज मोर देन 5 करोड़ सरचार्ज रेट वुड बी 37%, बट ये 4 स्पेशल इनकम के ऊपर 15% तक की सरचार्ज रेट लगे। देन हमने मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट देखा। मार्जिनल रिलीफ में क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल योर इनकम इज लिटिल बिट इंक्रीमेंटल, थोड़ी इनकम एकदम लिटिल बिट बढ़ रही है तो उसके, लेकिन वो इनकम बढ़ने के कारण आपका सरचार्ज रेट के सरचार्ज की वजह से सरचार्ज अप्लीकेबल हो रहा है एंड यू आर लायबल फॉर हायर इनकम टैक्स। सो हमने क्या देखा था, हायर इनकम टैक्स देखा। हायर इनकम टैक्स तो हमें इनकम से ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था एंड दैट्स वेयर द कॉन्सेप्ट कम ऑफ मार्जिनल रिलीफ। व्हाट डज दिस कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली सेज, अगर आपकी इनकम बस थोड़े से अमाउंट से बढ़ रही है, उससे ज्यादा अगर आपका टैक्स बढ़ रहा है, सो वॉट एवर द एक्सेस टैक्स यू आर पेइंग माइनस एक्सेस इनकम इज कॉल्ड एज मार्जिनल रिलीफ। ये मार्जिनल रिलीफ अमाउंट आप आपके एक्चुअल टैक्स अमाउंट जो अभी आपका इंक्रीमेंटल इनकम होकर जो एक्चुअल टैक्स अमाउंट आ रहा है उसमें से रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, गेटिंग इट। बस 4 स्टेप में पूरा आंसर आ जाएगा। 4 ही स्टेप है। कैलकुलेट इनकम ऑन द करंट इनकम, कैलकुलेट इनकम ऑन excluding your incremental income, then calculate excess tax payable minus excess income, marginal relief, and reduce this income from your original income tax. बस that's it. Then we have seen agriculture income, फिर partial integration of agriculture income, हमने दोनों चीज देखा था। कुछ याद आ रहा है? थोड़ा हल्का याद आ रहा है, ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा हल्का याद आ रहा है। ठीक है, कुछ तो हमने देखा था ऐसे एकदम एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। हाँ, कुछ लैंड होता है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। सर ने वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बताए थे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ऐसा होता है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अगर सपोज वो पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मतलब स्पेसिफिकली आपके म्यूनसिपैलिटी से 2 किलोमीटर तक के एक एरियल डिस्टेंस में अगर लैंड होती है तो दैट इज कॉल्ड एज अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। फिर वो स्लैब बढ़ते गए थे। पॉपुलेशन 1 लाख हुई थी, 1 लाख का स्लैब हुआ था 6 किलोमीटर तक के। 10 लाख, अगर आपकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो आपका स्लैब हुआ था 8 किलोमीटर तक के। एंड 8 किलोमीटर तक के स्पेसिफिकली अगर कोई लैंड आती है आपके म्यूनसिपैलिटी लिमिट से तो दैट विल बी कॉल्ड एज अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। याद आया? कुछ याद आया? स्पेसिफिकली कोई डिफिकल्टी जारी है? मैं बार आपको बोल रहा हूँ रिवीजन करते रहो, किसी को भी पकड़ो। मैं तो बोल रहा हूँ अगर कोई नहीं मिलता ना तो आप है ना, आप बस खुद से बात करो। और कोई अगर वो भी नहीं होता, सपोज फॉर एग्जांपल यू वांट समवन, तो बस कैमरा ऑन करो और खुद से बोलो, बिलीव मी इफ यू रियली वांट टू सक्सेस इन जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट, इट इज नॉट एक्सट्रीमली इजी बट इट इज ऑल्सो नॉट एक्सट्रीमली हार्ड। कहीं ना कहीं बस बीच में हमें मैनेज करते हुए चलना है और मैनेज करने के लिए हमें सिर्फ स्पेसिफिकली क्या करना है, हमें रिवीजन करते रहना, बार बार हमें बस रिवाइज करते रहना है। गेटिंग इट? सो आई होप आप सब लोग मेरे साथ होंगे। एंड देन नाउ वी विल नाउ स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर विच इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। सो बेसिकली मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है कि इनकम टैक्स एक्ट इज अप्लीकेबल। नंबर 1, सो देर आर 2 काइंड्स ऑफ पर्सन। या तो आप इंडिया के रेसिडेंट हो या इंडिया के आप रेसिडेंट हो। एंड ऑल दिस थिंग्स आर स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और मुझे अभी कुछ नहीं देखना है,
कि क्या दूसरा कुछ है, कुछ नहीं, बस इनकम टैक्स एक्ट। वी आर राइट नाउ ऑन द टॉपिक ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सो स्पेसिफिकली अब मुझे ये बात बोलना है, ये बात अगर आपसे एक सवाल पूछना है, मैं एग्जांपल लेता हूँ मिस्टर पैट कमिंस का। पैट कमिंस आईपीएल में खेलने आया। अब आईपीएल में खेलने के लिए उसने सारी की सारी मेहनत यहाँ इंडिया में करी, सारा पैसा इंडिया में कमाया। बिलीव मी, देर आर स्पेसिफिक प्लेयर्स हु अर्न मच मोर इन आईपीएल देन देयर नॉर्मल क्रिकेट बोर्ड, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली वेस्ट इंडीज एग्जाम्पल। वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स तो स्पेसिफिकली ऐसे होते हैं, आईपीएल से इतना पैसा कमा के जाते, इतना पैसा कमा के जाते हैं ना कि उनके जो नॉर्मल क्रिकेट बोर्ड होते हैं उतना भी पैसा वो दे नहीं सकते। सो द पॉइंट इज दे आर अर्निंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। सो अब जैसे एक स्टेडियम में एंटर करता है, असेसिंग ऑफिसर देखते रहता है, अच्छा ओके ही गॉट द मैन ऑफ द मैच अवार्ड, अच्छा ओके मतलब पैट कमिंस वहाँ पे है, पैट कमिंस को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला, एक अच्छा वो ट्रॉफी जीत गया, ओ माय गॉड, करोड़ों रुपए इनकम मिल रहे हैं वहाँ पे। वो ये पहले उलाला की आती थी किंगफिशर की, अभी तो अपना जियो धंधनादन में मस्त स्पेसिफिकली एडवर्टीजमेंट से ही पैसा कमा रहा है। असेसिंग ऑफिसर देख रहा है, अभी बोल रहा है ठीक है अभी इंडिया में ही है, चुपचाप देख रहा है, कोई कुछ, अरे भाई अतिथि देवो भव, थोड़े अपने को भी संस्कार है, भले इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, इनकम टैक्स लेवी करना है, लेकिन रुक जाओ, अभी जा रहा है क्या, अभी कुछ नहीं, अभी इंडिया में मजे करने दो। तो एक बार जैसी मैच खत्म हुए, आईपीएल खत्म हुआ और सब बोरिया बिस्तर बना के वो भाग रहा था, आई मीन जा रहा था, भागना इज नॉट अ वर्ड, बट जा रहा था, और इज्जत से वो मस्त सब फैंस उसको बाय बाय कर रहे, और असेसिंग ऑफिसर बस एयरपोर्ट के गेट पे ही खड़ा है, गेट पे, मिस्टर पैट कमिंस, यस प्लीज यार आपका इतना इनकम टैक्स, इंग्लिश में स्पेसिफिकली, अब वो तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, सर यू आर लायबल टू पे इनकम टैक्स फॉर दिस एंड दिस अमाउंट। लेकिन पैट कमिंस will say, sir, I am not a citizen of this country. Why I will be liable to pay? You have invited me to play IPL. I have not come by myself, and why I will be liable to pay income tax, sir? Sir, you have received income in India. Sir, no. Pat Cummins, I have not received in India. I have already received my money in Australia only. I am not. Sir, you have earned from India. अरे what does that matter? मैं तो कहीं भी खेल लूँ. Do you have any boundaries? आप पूरे इंडिया के सारे क्रिकेटर्स को मिलाओ. It is a multinational game. एंड यू आर ऑल्सो अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी इंडिया से। हम तो थोड़ा सा एकदम ऐसे बोलते ना चिल्लर कमा के जा रहे, द अमाउंट व्हाट बीसीसीआई इज अर्निंग। आप उनको जाके बोलो ना, नहीं सर हम उनको उनसे भी ले लेंगे, लेकिन वो अभी अब आप जा रहे हो ना, तो अब जाते जाते अब आप टैक्स पे करके जाओ। लेकिन मैंने तो कमाया ही नहीं, मैंने यहाँ इंडिया में रिसीव ही नहीं हुआ, मेरा तो ऑस्ट्रेलिया में सब डॉलर में रिसीव हुआ मेरा। अरे नहीं, इंडिया में खेल के कमाया ना, तो इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। वो वही झगड़ते रह गए, वो मतलब जाने ही नहीं दिया, पकड़ के रख लिया उसको, फ्लाइट मिस कर दी उसकी। टैक्स पे करना है मतलब करना है, सिंपल। द पॉइंट इज व्हाट आई रियली वांट टू से, जोक्स अपार्ट, स्पेसिफिकली इंडिया में या तो आप सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, इनकम अक्रूड और डीम्ड टू बी अक्रूड। इन इंडिया स्पेसिफिक यू विल बी लायबल टू पे इनकम टैक्स, गेटिंग इट। सो अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल अब रिसीव यहाँ पे मेहनत कहीं और करी, लेकिन पैसा यहाँ मिला, इंडियन इनकम, मेहनत यहाँ करी पैसा कहीं और मिला, मतलब मेहनत यहाँ करी मतलब स्पेसिफिकली मैं यहाँ गेम खेला, यहाँ गेम खेलने के बाद में पैसा कहीं और मिला, तो फॉरेन इनकम। अब इसमें स्पेसिफिकली एक बात ये है, सोचने वाली बात है कि अगर आप एक थॉट प्रोसेस समझे ना, थॉट प्रोसेस स्पेसिफिकली इंडिया में अगर सपोज फॉर एग्जांपल इफ आईपीएल वुड नॉट बी इन इंडिया, ठीक है, मैं सिर्फ अब ये सवाल आपको आज ही ये छोड़ के जा रहा हूँ, मतलब छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ, नॉट जा रहा हूँ मैं, तो स्पेसिफिकली यही हूँ। मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि अगर सपोज आईपीएल इंडिया में नहीं होता है, आईपीएल दुबई में होता है। एक बार तो ऐसे हो चुका है, आईपीएल वॉज हैपेंड इन साउथ अफ्रीका फॉर सम पार्ट। तो अगर सपोज इंडिया के प्लेयर्स बाहर जाते हैं, ठीक है, और इंडिया के प्लेयर्स बाहर आईपीएल खेलते हैं, पैसा भी बाहर ही मिलता है, तो क्या होगा? मतलब मैं इंडियन सिटीजन हूं, ठीक है, गेम इंडिया का है, आईपीएल गेम इंडिया का है, आज मुझे पैसा बाहर मिल रहा है जो आईपीएल खेलने का है, डॉलर्स में मिल रहा है, मैं खेला भी बाहर ही हूं, लेकिन ब्रॉडकास्ट यहाँ हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा लोग यहाँ देख रहे हैं, गेम पूरा इंडिया का है। तो वेदर आई विल बी लायबल टू पे इनकम टैक्स?
इंटरेस्टिंग राइट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. थोड़ा सा सोचने में मजबूर नहीं कर रहा है मेरे को कि मतलब यार ये डिटरमाइन करना तो जरूरी होगा ना. अगर सपोज फॉर एग्जांपल उस सिचुएशन में कोई बाहर का प्लेयर आता है और बाहर के बाहर ही खेलता है, तो ही विल डेफिनेटली से स्टैंड, सर आई एम नॉट इवन अ सिटीजन ऑफ योर कंट्री, हाउ कैन यू मेक मी लाइबल टू पे इनकम टैक्स एक्ट, सॉरी इनकम टैक्स अंडर द एक्ट. एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपका जो डेफिनेशन है, आपने क्या बोला, रिसीव और डीम टू बी रिसीव, अक्रूड और डीम टू बी अक्रूड, इतना तो इनकम टैक्स मैं भी पढ़ गया. पैट कमिंस से सर आई आल्सो रेड योर इनकम टैक्स, आई नो इट इज अ वेरी हार्श प्रोविजन एंड वी हैव टू रेड इट फॉर आवर सर्वाइवल, फॉर अर्निंग इनकम. सो जस्ट अ मिनट, just so in this case specifically, so what is just a minute, just a very important okay, sorry for the disturbance, it was an important call. And so basically what I want to say, is specifically that नंबर वन पॉइंट, अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं पैट कमिंस से बोलता है, सर मैंने आईपीएल जो खेला है ना वो इंडिया के बाहर ही खेला है, मैं इंडिया में आया ही नहीं हूँ खेलने के लिए, ठीक है, रिसीव भी मुझे बाहर ही हुआ है, भले ही मेरा गेम इंडिया में हो रहा है, बीसीसीआई में बी अर्निंग मनी बिकॉज ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट एंड ऑल, बट आई एम नॉट अर्निंग मनी in India. So how can assessing officer be convinced with this statement? Can he relieve Pat Cummins from payment of income tax under the act? क्या आज वो लाइबिलिटी जो है पैट कमिंस के ऊपर, वो क्या उससे छूट जाएगा? So that's why it is utmost important to understand कि इनकम टैक्स एक्ट अप्लीकेबल कैसे होगा. नंबर 2, किस पे अप्लीकेबल होगा, व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप. एंट्री डोर जो होता है ना, एंट्री डोर ये रेसिडेंशियल स्टेटस है. अगर until unless you don't qualify as a resident ना, you will not be liable to pay income tax. हाँ, exceptions are definitely, I am not just saying. So एक रेसिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. सो हमने लास्ट लेक्चर में स्पेसिफिकली एक चीज़ देखा था कि रेसिडेंशियल स्टेटस में सबसे जो बेसिक कंडीशन, व्हाट इज द बेसिक कंडीशन? द बेसिक कंडीशन इज नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया. See, residential status is different from citizenship. You can be a citizen of different nation. I don't care. The point here I want to make specifically is a resident person and a citizen, resident in under the income tax can be a different thing, and citizenship can be a different thing. In residential status under the income tax act, I am only and only talking about what? I am only talking about your number of days stayed in India. I don't know कि आप कहाँ कौन से सिटीजन हो. द मोमेंट यू कम टू इंडिया, ठीक है, आप यहाँ इंडिया में रहते हो और जितना टाइम आप रहते हो, अगर सपोज यू क्रॉस a number of specified days, you will be treated as resident. And once you treated as resident, any income you earned from India or even outside India, for example, you will be liable to pay income tax in India. So किसी भी कंट्री में अगर आप घूमने जाओ ना, तो वहाँ का इनकम टैक्स एक्ट स्पेसिफिकली रेसिडेंशियल स्टेटस ध्यान रख लेना चाहिए. इफ़ यू आर सपोज फॉर एग्जांपल यू आर फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग और आप स्पेसिफिकली मतलब यू ऑल्सो हैव लॉट ऑफ मनी और आप वर्ल्ड टूर करते हो, और वर्ल्ड टूर में स्पेसिफिकली आप एक कंट्री में आराम से मतलब 40-50 दिन 60 दिन जाके रहते हो, एक कंट्री में रहते हो. मतलब यू वांट टू एक्सप्लोर नाउ यूरोप, ठीक है, यूरोप में आप जर्मनी गए, फ्रांस गए, इटली गए, स्पेसिफिकली एवरी कंट्री, लंदन गए, यूके, एंड नाउ यू स्टेड ओवर देयर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या आप उसके रेसिडेंशियल स्टेटस क्वालिफाई हो जाओगे. सो
एज अ टूरिस्ट ऑल्सो, सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पे पर्सन आ रहा है टूरिस्ट एंड एवरी ईयर इज कमिंग टू इंडिया. सो फॉर एग्जाम्पल नेचुरल फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफर्स एंड ऑल, इफ ही इज कमिंग टू इंडिया एंड इफ suppose for example every year if he is coming to India and specifically वहाँ पे बहुत टाइम यहाँ के जंगलों में स्पेंड कर रहा है, सो यहाँ से वो कुछ कमा नहीं रहा है बट स्पेंड जरूर कर रहा है ना, बस लायबल टू पे टैक्स. ठीक है, इवन इन द फॉरेन इनकम, कुछ फॉरेन में इनकम होंगे. और यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली आईपीएल का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम फॉरेन कम टू इंडिया. ठीक है, सो वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज आपने कभी देखना आईपीएल का स्टेटस इतना जैम पैक क्यों होता है. वाई डोंट दे हैव अ लॉट लाइक थोड़ा सा लीनियंसी और थोड़ा सा ये, बिकॉज दे नो वेरी वेल वंस अगर सपोज कोई फॉरेन प्लेयर रेसिडेंट क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, दे कैन नॉट चेंज इनकम टैक्स एक्ट फॉर द स्पेसिफिक ओकेजन, डेफिनेटली नॉट. ठीक है, आपका जो एक स्पेसिफिक आईपीएल ओकेजन है वो हो रहा है, होने दो, हमने कभी डिसअलाउ नहीं किया, हम कभी होते भी नहीं है कोई डिसअलाउएशन करने वाले. बट द पॉइंट इज दिस आर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, यू हैव टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. एंड इट इज नॉट जस्ट इनकम टैक्स एक्ट, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच हैज टू बी फॉलोड. गेटिंग इट? सपोज फॉर एग्जाम्पल यू आर साइनिंग अ प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट विद अ टीम, ठीक है, यू आर गेटिंग crores ऑफ रुपीज, सो वेदर यू विल बी लायबल टू पे जीएसटी. ठीक है, मतलब एक सोचने वाली बात है, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग इज अ प्रोफेशनल प्लेयर इज गिविंग इट्स सर्विसेज ऑफ बॉलिंग एंड बैटिंग टू अ टीम. ठीक है, एंड द टीम इज प्लेइंग इन आईपीएल. गेटिंग इट? until unless there is no exemption for it, बेसिकली आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि 20 lakhs के ऊपर अगर सपोज आप किसी भी वैल्यू की सर्विसेज दे रहे हो तो यू विल बी लायबल टू रजिस्टर्ड, एंड वंस यू आर रजिस्टर्ड यू विल बी लायबल टू फाइल इन जीएसटी रिटर्न एंड पे जीएसटी ऑन इट. सो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, ये इसीलिए ना एवरीथिंग आई एम राइट नाउ वी आर ओनली स्टडिंग अबाउट इनकम टैक्स एंड जीएसटी. सो डोंट जस्ट सी इन सिलोस का मतलब होता है एक इंडिविजुअल थिंग मत देखिए, थोड़ा सा एक वाइड पर्सपेक्टिव देखिए. तो आप जब ये इस तरह का इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं और यहाँ पे इतने नंबर ऑफ डेज यहाँ पे रहते हैं, सो दैट इज वेयर द पॉइंट इज. सो पॉइंट इज स्पेसिफिकली कि अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा भी टाइम यहाँ पे रुक गए ना ज़्यादा, तो बस क्वालिफाई कर लोगे रेसिडेंट. तो दैट्स वाई इट इज ऑलवेज लाइक 40-45 डेज मैक्स. ठीक है, so one more point, so this is the point is if you qualify as a resident, so number one thing, और अब ये फाइनल राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट अ वेरी बेसिक, देयर इज अ स्पेसिफिक चैप्टर इन फाइनल NR taxation, non-resident taxation. So even if suppose you are a non-resident, you will still be liable to pay income tax in India because of some deemed provision and something like that. So when we will study that in final, then we will realize कि हाँ यार बहुत है ना, मतलब इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट जस्ट सिंपल वन थिंग कि मेरा एक 5 हेड्स ऑफ इनकम है, मेरे को सैलरी इनकम आ रहा है, मेरा ये रिटर्न फाइल कर लो, मेरे को डिडक्शन ले लो, ऐसा कुछ नहीं है. ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है. आज आप जो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो और आप जो ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, इट इज़ अ वेरी मिनिस्कुल थिंग. इनकम टैक्स एक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. So that's why now we comes to a basic provision of the income tax act of residential status. Are you with me guys? Please let me know in the chat box, क्या आज आप मेरे साथ हो? ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में प्लीज मेरे को बताइए चैट बॉक्स में, आर यू विथ मी? गेटिंग इट? सो ओके ग्रेट. ठीक है, आप सब लोग मेरे साथ में हो. सो स्पेसिफिकली अब अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज हाउ टू क्वालिफाई रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया. द रेसिडेंशियल स्टेटस इज predominantly determined on the basis of number of days stayed in India. गेटिंग इट? नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया के स्पेसिफिकली कैसे होता है, सपोज यू स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज और मोर, ये एक सबसे बेसिक कंडीशन है 182 डेज. एंड हाउ यू डिटरमाइन द 182 डेज? अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं आज
कैलकुलेटर लेता हूँ. सो कैलकुलेटर में स्पेसिफिकली मेरे 30 डेज ऑफ अप्रैल, 31st डे ऑफ मई, 30 डेज ऑफ जून, 31st डे ऑफ जुलाई प्लस 31st डे ऑफ अगस्त, तो 153 डेज हो गए. 150 डेज प्लस मैं सिर्फ 30 डेज कर रहा हूँ फॉर सितंबर, तो 183 डेज हो गए. द मोमेंट यू स्टेड इन इंडिया फ्रॉम 1st अप्रैल टिल 29 सितंबर, रेसिडेंट. सोचना ही नहीं, सीधा रेसिडेंट. ठीक है. सो कोई अगर एक बंदा आता है स्पेसिफिकली फ्रॉम 1st अप्रैल, तो इफ यू डोंट वांट टू क्वालिफाई एज अ रेसिडेंट ना अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो 28 सितंबर के पहले ही निकल जाना भैया. 28 सितंबर के पहले ही निकल जाना. वरना अगर कोई भी anyone who is, and right now I'm telling you, anyone who is watching this video and specifically want to know कि whether I'll be liable to pay income tax in India or not, the one of the very basic provision is don't stay in India after 28th of September. If you are coming on 1st of April, don't stay till the continuous period or till 20th of September. Why? Because your number of days total stay will exceed 182 days the moment you cross 28th September. ठीक है. चलो, मैसेज पहुंचा दिया है, बाहर के सारे लोगों ने देख लिया है. नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हमने हमारी तरफ से सब कुछ बता दिया. मतलब वी आर वेरी ओपन. हमने तो बोल दिया है कि भैया आओ, रहो, खाओ पियो और जल्दी भागो, वरना हम आपसे टैक्स वसूल के लेंगे. ठीक है. सो स्पेसिफिकली ये एक फर्स्ट कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन के बाद में नाउ व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, एंड ये और कंडीशन है. और मीन्स या तो फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन. ठीक है. सेकंड कंडीशन की भी दो पार्ट है. और व्हाट आर द दोज पार्ट वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर स्पेसिफिकली दैट second condition के what are the two parts. See, first condition talks about stay in the last 4 previous financial year, and second condition B condition talks about stay in the current year. अगर आप current year में 60 दिन 60 days या उससे ज़्यादा यहाँ पे रह रहे हो, so specifically what happens is 60 days then you will be triggered in the second provision. and second provision में देख, एक उसके साथ में 60 days के साथ में एक और कंडीशन देखनी है कि suppose for example your stay in India for last 4 financial year is 365 days or more, then you will be liable to pay income tax in India. How? Because you will qualify as a resident in India. मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली एक डायग्राम बनाया, और ये डायग्राम बनाने के बाद जस्ट सी राइट नाउ आई मीन 24-25. ओके, 24-25 में अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं 180 डेज रह जाता हूँ तो फिर तो रेसिडेंट ही है. अगर मैं 60 डेज रहता हूँ, दिस 60 डेज व्हाट इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट, ये यहाँ पे मेरे 1st अप्रैल से लेकर सिर्फ 60 डेज यहाँ पे खत्म हो रहे हैं. लाइक 30th ऑफ मई, 30 मई. ठीक है. 30th ऑफ मई मैं 1st अप्रैल से काउंट कर रहा हूँ, फिर 30th ऑफ मई मेरे 30 डेज कंप्लीट हो रहे हैं. ठीक है. अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं अप्रैल में 30 डेज रहा और मई में 25, मैं वापस गया, फिर मैं वापस आया जून में, और जून में मैं 15 जून से 30 जून तक के रह रहा हूँ. ठीक है. मेरे ये 15 दिन और 15-16 दिन जितने भी, तो माई टोटल नंबर ऑफ डेज इज 70 डेज. आई हैव ट्रिगर्ड द कंडीशन ऑफ 2B. ठीक है. ये ट्रिगर हो गई. ट्रिगर होने के बाद में देन आई विल चेक कि लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर में मेरे कितने नंबर ऑफ डेज में स्टे कर रहा था. इफ इट इज 365 डेज मैं रेसिडेंट. कोई दिमाग ही नहीं लगाना 180 डेज वाला और कुछ नहीं. गेटिंग इट? आई होप इट इज वेरी क्लियर. ठीक है. Then a very specific condition. Right now we are specifically seeing the module because I've already told you n number of times. आप अभी क्लास में मॉड्यूल कवर कर लो. मैं मॉड्यूल बोल ही नहीं रहा हूँ बाद में देखने के लिए, लेकिन अगर आप मॉड्यूल कवर नहीं करोगे ना तो बाद में आपको बहुत डिफिकल्ट जाएगा. बिकॉज एक मैं हमेशा आपको बार बार बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज हाउ मॉड्यूल इज ड्राफ्टेड, एंड यही लैंग्वेज समवेयर सिमिलर इज एक्सपेक्टेड इन योर पेपर्स. I am telling you, I'll give you notes, I'll also give you this PPT and everything. That is not a point that I am not going to, and you have to refer module. The only point is मेरा एक concern है for all the students.
that they should clear, that my students should not be just made for clearance of exam. My students are specifically are treated as a better professional in the society. They know specifically how to read income tax and GST. Otherwise what will happen, आप जैसे ही ऑफिस ज्वाइन करोगे ना, समटाइम्स सॉरी मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा, सर आई कैन एक्सप्लेन यू द प्रोविजन बट आई कैन नॉट राइट. एंड आपने बहुत बार ये देखा होगा कि सीए को कंसल्टेंसी की फीस नहीं मिलते. वाई सीए को कंसल्टेंसी की फीस क्यों नहीं मिलती? बिकॉज सीए कैन नॉट राइट. एक होता है ना ड्राफ्टिंग ऑफ ओपिनियंस. इल्ले हमें ना हमारी भाषा में चीज़ें समझाई गई है, लेकिन हमें ना ये नहीं समझाई कि लीगल लैंग्वेज में कैसे समझाना है लोगों को. पहले लीगल लैंग्वेज में तो कैसे समझना है और उसके बाद में कैसे समझाना है ये नहीं समझाई. एवरी टाइम वी आर कंपेयर्ड विथ MBA. और मैं तो यही बात बोलता हूँ कि व्हाट इज द कोर रीजन व्हाई वी आर नॉट एबल टू डेवलप आवर कम्युनिकेशन स्किल एंड व्हाट दे डू गाइस डू डिफरेंटली. नंबर वन थिंग, दे हैव स्पेसिफिक करिकुलम कि वो उस बेसिस पे दे हैव डेवलप देयर कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है, दैट इज देयर पार्ट ऑफ दैट करिकुलम. उनकी जो सारी एक एक्टिविटीज से ज़्यादा उनके असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, दे make PPTs and all and they communicate. PPT making is very very difficult. It is not extremely easy, but the point is you have to be really creative. But the point what I want to say, हमें अगर सपोज एक नॉर्मल ओपिनियन भी बोले गए, नॉर्मल ओपिनियन, तो नॉर्मल ओपिनियन बोलने के लिए भी अगर हमें बोलना है कि राइट इट डाउन ऑन द पेपर, नहीं जमेगा. So and I have seen see I was working in a law firm और आई हैव पर्सनली फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रगल व्हेन स्पेसिफिकली जब आप एकदम सीए बैकग्राउंड से हो तो आपको बोला जाता है कि लिखो. हमने जब एग्जाम में भी हम लिखते हैं ना स्पेसिफिकली, अरे मैं बोल रहा हूँ फाइनल के स्टूडेंट्स भी लिखते नहीं आता है प्रोविजंस, बस सॉल्व करते आता है. यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बट यू कैन नॉट राइट. सो दैट इज वाई आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि मॉड्यूल को समझना कितना इंपॉर्टेंट. गेटिंग इट? सो इन दिस केस अगर सपोज फॉर एग्जांपल रेसिडेंशियल स्टेटस है ना, दो तरह से होते हैं. एक आपका होता है इंडिविजुअल HF का और एक ऑल अदर पर्सन. एक देन देयर इज आल्सो वन बाइफर्केशन व्हिच टॉक्स अबाउट रेसिडेंट, डीम्ड रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट. ये तीन बाइफर्केट. वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय रेसिडेंट, वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय डीम्ड रेसिडेंट, वी विल आल्सो सी व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रेसिडेंट. सर व्हाट डू यू मीन बाय डीम्ड रेसिडेंट? अब अभी तक के तो हमने देखा था कि रेसिडेंशियल स्टेटस है. अब ये डीमिंग प्रोविजन यहाँ पे भी आ गई. हाँ बेटा, डीमिंग प्रोविजन यहाँ पे भी आ गई है. इनकम टैक्स इज ऑल अबाउट डीमिंग प्रोविजन. डीमिंग प्रोविजन आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले, कभी नहीं. गेटिंग इट? सो चलो लेट्स स्टार्ट. हमने तो स्पेसिफिकली ये बात देखी है कि व्हाट डू यू मीन बाय सो एक बेसिक रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है. ठीक है, हमने देखा कि सपोज 180 डेज और 180 डेज में अगर सपोज आप रहते हो तो यहाँ पे रेसिडेंट 60 डेज और 365 डेज. यहाँ पे एंड कंडीशन है, वहाँ पे और कंडीशन था. ये ध्यान में रखना. देयर आर टू क्लॉजेस, फर्स्ट एंड सेकंड क्लॉज के दो क्लॉज है, ए और बी. ठीक है, ए टॉक्स अबाउट स्पेसिफिकली फर्स्ट ट्रिगर कंडीशन इज 60 डेज और मोर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर. एंड एक बार 60 डेज करंट फाइनेंशियल ईयर में हो जाते हो तो देन 365 डेज इन द लास्ट 4 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, लास्ट 4 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. देन नंबर 1. ठीक है, एक जो स्पेसिफिकली योर रेसिडेंशियल स्टेटस कैन बी डिफरेंट देन योर सिटीजनशिप. यू कैन बी सिटीजन ऑफ एनी नेशन बट रेसिडेंट आप इंडिया में हो सकते हो. देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यस, सो फॉर द पर्पस, एक और चीज, द डेट ऑफ अराइवल एंड द डेट ऑफ डिपार्चर, बोथ द डेट्स आर कंसिडर्ड इन द रेसिडेंशियल स्टेटस कॉन्सेप्ट. Always remember, the moment you come to a air space of India, आप और जैसे ही आप लैंड करते हो, असेसिंग ऑफिसर ने आपका मीटर शुरू कर दिया. और एक बार मीटर शुरू हो गया और जब तक आप बाहर नहीं जाते हो ना, मीटर चालू रहेगा. ठीक है, देन सबसे पहले इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मैं कंटिन्यूस स्टे की बात नहीं कर रहा हूँ कि कभी भी आओ कभी भी जाओ. हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला है साल में. ठीक है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, लेकिन एक बार अगर नंबर ऑफ डेज ये क्रॉस कर लिए, बस फिर तो आप यही के हो. ठीक है,
देन एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ इंडिया, ठीक है. देर आर फ्यू पीपल, अगर सपोज हम शिप की बात करें, बड़े बड़े शिप की बात, दे डोंट कम डायरेक्टली टू इंडियन पोर्ट, ठीक है. जो एकदम बड़े हैवी कार्गो शिप्स होते हैं, दे आर वेरी हैवी. इंडिया का इतना पोर्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हैवी शिप्स को हैंडल करने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज ऑफ द वाटर डेप्थ जो होती है, वाटर डेप्थ वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि बड़े शिप्स डायरेक्टली इंडिया पोर्ट पे आ जाए. सो व्हाट दे डू, दे एंकर द शिप्स इन द टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है. वहाँ पे फिर छोटे छोटे शिप जाते हैं, एंड वो छोटे छोटे शिप एक एक कंटेनर, दो कंटेनर ऐसे ले लेके यहाँ पे आते हैं, ठीक है. सो इन दिस केस सपोज if the person is staying over there in ship also na, that also will mean that he is staying in India only, because he is in territorial waters. और हमारा तो 200 nautical miles तक का ये इंडिया माना गया. I hope you are remembering it. 200 nautical miles, हमने एक ऑरेंज पट्टा देखा था इंडिया के मैप में. Are you clear with that? So even if suppose someone is staying over there, या फिर किसी की, अब जैसे रिलायंस की ऑयल रिफाइनरी है अरेबियन सी में, सो इफ समवन सम वर्कर इज स्टेइंग ओवर देयर, ठीक है, और एनी इंजीनियर और एनी सच काइंड ऑफ पर्सन जो फॉरेन का बंदा है और वो वहाँ माइन पे रह रहा है, वो इंडिया के लैंड मास में आया ही नहीं, सीधा आया हेलीकॉप्टर से लेके आया उसको, दुबई से सीधा अरेबियन सी, इंडिया में आया ही नहीं, वो बंदा ही नहीं है, इंडिया में नहीं है. तो दिस कैन ऑल्सो हैपन कि you have never touched the land mass but you are there in the exclusive economic zone. But still whatever, so it is very interesting to understand. I sometimes feel that कि कैसे पता चलेगा, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता कैसे चलेगा कि यार ये सामने वाले व्यक्ति ने एक ऐसे फॉरेन पर्सन को इन्वॉल्व किया है जो फॉरेन पर्सन इंडिया में आए नहीं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ओनली. रिलायंस इंडस्ट्री ने स्पेसिफिकली क्या किया, एक फॉरेन के बंदे को लाया. फॉरेन के बंदे को लाने के बाद में ही वॉज अ माइनिंग एक्सपर्ट, ही नो हाउ टू ऑयल एंड रिग के मशीनरीज को कैसे हैंडल करना, एंड लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ इंजीनियर्स हैव बीन एम्प्लॉयड बाय रिलायंस फॉर दिस वर्क पर्पस. एक्चुअली इट इज एम्प्लॉयड, क्योंकि इंडिया में वैसा एक्सपर्टीज ही नहीं है बहुत लोगों के पास. सो हमें तो काम करने के लिए लोग चाहिए, तो हम इंडिया के बाहर से लोग लेके आते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज, वो इंडिया के लैंड पार्सल को टच ही नहीं किया कभी. ही वॉज देयर इन दैट अरेबियन सी ओनली. उनका वहाँ पे ऑयल रिग वगैरह सब है, फ्लोटिंग ऑयल रिग है, सी बेड से वो ऑयल निकालते. सो अगर वो वहीं पे है तो हाउ इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर को कैसे पता चलेगा? वो तो गेट पे खड़ा है, वो समुद्र में थोड़ी ना, इंडिया के गेट पे खड़ा है, वो तो कैसे पता चलेगा? सो नाउ आई विल टेल यू. सी, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज के P&L बनेगा ना, P&L बनते टाइम है ना, ही विल पे सैलरी टू दैट पर्सन, ठीक है. अब आप द मोमेंट यू पे सैलरी, यू वांट अ डिडक्शन ऑफ सैलरी इन योर P&L. डिडक्शन क्यों लेंगे सैलरी से? अगर मेरी एक इनकम है, इनकम में से मैं खर्चा करूंगा तब मेरा नेट प्रॉफिट बनेगा, एंड आई विल बी लायबल टू पे इनकम टैक्स ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है. तो अनटिल अनलेस आई डोंट डेबिट सैलरी इन P&L अकाउंट, मेरा तो इनकम हमेशा बढ़ेगा रहेगा और एक्सपेंडिचर कम रहेगा, इनकम टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा. रिलायंस इंडस्ट्रीज विल नेवर एक्सेप्ट कि मैं किसी एक एम्प्लॉय की वजह से ज़्यादा इनकम टैक्स पे करूँ और प्रॉफिट इन्फ्लेट करूँ. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर साइन नहीं करेगा. सो बेसिकली क्योंकि आपकी बैंक एंट्री स्टाइल ही नहीं होंगी ना, बैंक से तो पैसा जाएगा, आपने P&L में डाला नहीं तो पैसा गया कहाँ? इट इज़ नॉट अ स्मॉल शॉप. हमारे मतलब किराने की दुकान या छोटी दुकान नहीं है वो कि सीधा सर कैश में एंट्री हो गई, ड्राइंग्स मुकेश भाई ने शादी में खर्चा कर दिया. ऐसा तो हो नहीं सकता. एवरीथिंग इज अकाउंटेड, बिकॉज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो एवरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट सब होते हैं. गवर्नमेंट के स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बहुत होते हैं. सो द पॉइंट इज, द मेन पॉइंट इज स्पेसिफिकली, अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये ऐसा कोई केस होता है तो कैसे डिटरमाइन होगा इनकम टैक्स ऑफिसर को कि इसने एक फॉरेन बंदे को पैसा दिया? नंबर वन थिंग, P&L में जब वो हिट करेंगे हमारी सैलरी, तो सबसे पहले वो देखेंगे कि किस पैन नंबर को, किस बैंक अकाउंट के अंदर ये सैलरी गई. नंबर टू, दे विल ऑल्सो ट्रेस कि ये बैंक अकाउंट किसका है, इसका पैन नंबर कैसा है. अगर सपोज एक फॉरेन बंदा है तो उसको फॉरेन का पैन नंबर अलग रहेगा, क्योंकि ही डोंट हैव द नेशनल आइडेंटिटी प्रूफ, ही डोंट हैव अ पासपोर्ट, ही डोंट हैव आधार कार्ड, तो उनका पैन नंबर अलग होगा. एंड व्हेन दे विल पे अ सैलरी अकॉर्डिंग टू दैट पैन नंबर,
सो वो ट्रिगर हो जाएगा कि दे हैव पेड सम सैलरी अमाउंट टू अ पर्सन हु इज अ नॉन रेसिडेंट. ओके, अगर इफ ही इज अ नॉन रेसिडेंट देन इनकम टैक्स ऑफिसर विल से क्या आपने उसका टीडीएस काटा, ठीक है. द मोमेंट तो वो टीडीएस भी काटना पड़ेगा. टीडीएस आपका जमा होगा आपके एआईएस टीआईएस में, एनुअल इनकम स्टेटमेंट, और टीआईएस में टैक्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट. And from there they will know कि yes there is some person who is employed by Reliance Industries who is from foreign, who is working for the project which is owned by a company of an Indian company, and that's how he will be liable to pay income tax over here. समझ में आया? मतलब TDS एंड TCS आर सो इम्पोर्टेंट. और अच्छा, अगर सपोज मैं TDS और TCS नहीं काटा, इतनी बड़ी कंपनी है, TDS एंड TCS नहीं काटता हूँ, क्या पता चलेगा? किसको पता चलेगा? देखो मैं हमेशा एक बात बताऊँ, पता चलो नहीं चलो, मतलब जब तक कि गिल्टी प्रूफ नहीं होता, जब तक कि चोरी प्रूफ ना हो तब तक कि चोरी नहीं. सिंपल सी बात, ठीक है. तो जिस दिन प्रूव होगा, जिस दिन सपोज मान लिया कि यार इनकम टैक्स फर्क नहीं पड़ता, यार 1-2 करोड़ तो वो चने फुटाने में खर्च कर देते हैं, ठीक है. 1-2 करोड़ की सैलरी, इट्स अ बिग सैलरी राइट. 1-2 करोड़ की सैलरी होने के बाद 1-2 करोड़ उन्होंने चने फुटाने जैसे खर्च भी कर दिया, और वो उनका इनका पैसा है, कहीं भी बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में दे, पता भी नहीं चलेगा. ऑडिटर को भी पता नहीं चलेगा. ऑडिट इज ऑलवेज डन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है. और उसमें ऑडिटर हमेशा बोलता है कि वी हैव चेक्ड सैंपल्स ऑन अ सैंपल बेसिस, वी हैव नेवर चेक्ड 100% ऑफ द ट्रांजेक्शन. जब हम भी ऑडिट करने जाते हैं तो हम भी यही एक सैंपल ही उठाते हैं, और सैंपल उठाने के बाद ही हम उस पर टेस्ट करते हैं. पूरी पॉपुलेशन टेस्ट नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई द ऑडिटर कैन ऑलवेज से कि हमने वो चेक नहीं किया, या हमसे छूट गया, या हमें पता नहीं चला, क्योंकि वो ट्रेस नहीं हो पाया. एंड एनीवे हमने हायर इनकम टैक्स पे करा है, तो प्रॉब्लम किसी को नहीं है. अल्टीमेटली व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स पे करना है. बट वो हमने पे कर लिया, हमने एक्सपेंडिचर का पे. बट द प्रॉब्लम इज आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर? तो नहीं, ट्रू एंड फेयर तो नहीं है. तो इसीलिए जब मैं बोल रहा हूँ ना, पता जब तक चोरी पकड़ी नहीं जाती, चोरी नहीं है, ये बात सही है. लेकिन जिस दिन चोरी पकड़ी जाएंगी, दूल्हा तो टैक्स रहेगा, पूरी बारात आएंगी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, और फिर तो बैंड बजाएगा असेसिंग ऑफिसर. गेटिंग इट? सो इसीलिए इट इज आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार हमें कंप्लाइंट तो रहना पड़ेगा, ठीक है. वी आर डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक, बट नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक इज वी वर स्पेसिफिकली सीइंग कि रेसिडेंशियल स्टेटस में हमने स्पेसिफिकली ये देखा कि किसी फॉरेन के बंदे को अगर पैसे देते हैं और वो फॉरेन का बंदा इंडियन के लैंड मास में आता भी नहीं है, ठीक है, स्टिल हाउ ही विल बी लायबल टू पे इनकम टैक्स इन इंडिया, ठीक है. There are some exceptions to this second condition. What are those exceptions? So the exception specifically, suppose for example, second condition. So what the second exception talks about? Excuse me. The following categories of individual will be treated as resident in India only and only if the period of stay during the relevant previous year amounts to 180 days or more. Correct. अगर 180 डेज से ज़्यादा अगर आप रहते हो तो ही आपका वो पीरियड ऑफ स्टे रेसिडेंशियल स्टेटस में काउंट होगा. इवन इफ, सो इन दिस केस देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन वेयर even if such person were in India for 60 days or more but less than 180 days, ठीक है. ये मेरा ये यहाँ पे जो स्पेसिफिकली ये जो डायग्राम, ये जो मैंने लिखा ना, ये 60 डेज से ज़्यादा, 182 डेज से कम, स्टिल ही विल नॉट बी अ रेसिडेंशियल स्टेटस. आपके लिए जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन अप्लीकेबल ही नहीं. कितना मज़ा वाली बात है ना यार, सेकंड कंडीशन अप्लीकेबल ही नहीं. मैं यहाँ पे आऊँ, 60 दिन से ज़्यादा रहूँ, और सपोज 100 डेज रहूँ, एंड 100 डेज रहने के बाद भी मेरे को सेकंड कंडीशन अप्लीकेबल नहीं. सेकंड कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होने का रीज़न मैं आपको बताऊँ क्या होगा. इवन इफ यू आर कंसेक्यूटिवली स्टेइंग इन इंडिया फॉर 100 डेज एवरी ईयर, स्टिल यू विल नॉट क्वालिफाई एज अ रेसिडेंट, बिकॉज सेकंड कंडीशन आप पे अप्लीकेबल ही नहीं. क्योंकि क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो 60 डेज से ज़्यादा, सपोज फॉर एग्जांपल आज आप 60 डेज एवरी ईयर रहते हो, तो 4 साल में कितने दिन रहते हो आप? बोलो 240 डेज, करेक्ट. 240 डेज रहते हो. देर आर वेरियस केसेस. अगर सपोज मैं ये वाला केस आपको, ये जो मेरा मैंने जो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है, अगर मैं 100 डेज रहता हूँ, 100 डेज एवरी ईयर रहता हूँ, तो मेरे को कितने डेज रहना पड़ेगा?
मेरे 400 डेज हो जाएंगे, और 400 डेज एक बार हो गए तो मैं कितने नंबर ऑफ डेज, मतलब 400 डेज अगर मेरे हो जाएंगे तो मेरे लिए सेकंड कंडीशन ट्रिगर हो जाएंगी ना। सी रिमेंबर, करंट ईयर में 100 डेज, मतलब मेरी 60 डेज की कंडीशन ट्रिगर हो गई। लास्ट 4 ईयर्स में भी मेरे 400 डेज, मतलब 365 डेज से भी ज़्यादा मैंने क्लियर कर लिया। तो मतलब इट इज़ आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अगर सपोज मैं 60 दिन से ज़्यादा रह रहा हूँ, लेकिन मेरे को एक और कंडीशन देखनी पड़ेगी, मेरे लास्ट 4 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज मैं रुक चुका हूँ। गेटिंग इट? अगर लास्ट 4 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मैं 365 डेज या उससे ज़्यादा रह चुका तो मेरा हो जाएगा, मैं तो रेसिडेंट क्वालिफाई हो जाऊंगा। So, but there is some specifically exception to it, that what they talk about, that in other words, even if such person were in India for 60 days or more, but less than 180 days, they will not be treated resident due to the reason that their stay in India was 365 days or more during the 4 immediately previous year. How is this language? The language specifically, what the language want to communicate is, the language want to communicate this, even if suppose for example you stay in India for more than 60 days, you will still not be qualified as a resident until unless you don't cross the limit of 182 days. मतलब second condition applicable ही नहीं है for certain cases, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली एग्जाम्पशन किस किस को दिया है? सो एग्जाम्पशन इज गिवन नंबर वन गिवन टू अ इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर एज अ मेंबर ऑफ क्रूज शिप ऑन इंडियन शिप। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सो आई मीन स्पेसिफिकली, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा मेंबर है जो एक क्रू मेंबर है इंडियन शिप का, वो इंडियन शिप पे रह के जाता है एज अ क्रू मेंबर, सो हाउ ही विल बी लायबल टू पे इनकम टैक्स? ही विल, द सेकेंड कंडीशन विल नॉट बी अप्लीकेबल एट ऑल। ही विल बी नंबर वन, जो सेकेंड कंडीशन 60 डेज वाली वो अप्लीकेबल ही नहीं होगी until unless he don't stay in India for 180 days or more. Second condition, what is the second condition? Second condition, if any person who is leaving India for on employment basis. What do you mean by employment basis? See, employment basis का मतलब ये होता है कि यहाँ पर उसके पास पहले से एक ऑफर लेटर है to work outside India with some other company. Getting it? तो एक नंबर वन, या तो आप इंडियन शिप के क्रू मेंबर हो और आप इंडिया के बाहर जा रहे हो ऑन अ फॉरेन वोएज। नंबर टू, आप एक ऐसे आप एक इंडियन सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन एक फॉरेन कंट्री में जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली फॉर एनी बिजनेस, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट आप एम्प्लॉय बन के जा रहे हो, इन दैट केस द सेकेंड कंडीशन विल नॉट बी अप्लीकेबल। थर्ड केस में स्पेसिफिकली, दिस थर्ड केस आर बाइफर्केटेड इनटू 2 पार्ट्स and how they are bifurcated. Suppose on the basis of income, हम देखते हैं ये सेकेंड कंडीशन है, इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स टू अ विजिट इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। सी, आपका कोई भाई बहन या आपके कोई रिश्तेदार इंडिया में रहते हैं, वो आप नहीं चाहते आप वो इंडिया में आए, आप नहीं चाहते कि वो इंडिया में आपके साथ ज़्यादा रहे, आप नहीं चाहते कि इंडिया में वो ज़्यादा खर्चा करे, चाहते हो ना आप सब आपके भाई बहन के साथ रहना चाहते हो, आपके रिश्तेदार आना नहीं चाहते आपके पास रहने के लिए, ठीक है। हम इतने निर्दयी हो सकते हैं, जो हमारे ही भाई बहन है, हमारे ही लोग हैं, हम वो इंडिया में उनको आने नहीं देंगे 60 दिन से ज़्यादा। तो इसीलिए स्पेसिफिकली हमने एक एक्सेप्शन यहाँ पे दिया, कोई अगर इंडियन ओरिजिन का पर्सन है। अब व्हाट डू मीन बाय इंडियन ओरिजिन? भैया इंडियन ओरिजिन का मतलब है जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स दोनों में से किसी का भी एक बर्थ इंडिया अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, ठीक है। तो अनडिवाइडेड इंडिया मतलब 1947 के पहले, 1947 के पहले जब इंडिया पूरा यूनाइटेड था, उसमें अगर सपोज किसी का भी अगर कोई पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स ये होता है, मतलब उनका जन्म यहाँ होता है, तो ही विल बी अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो इमेजिन राइट नाउ, सपोज फॉर एग्जांपल एनी पाकिस्तानी सिटीजन, ठीक है, हु इज नॉट इंडियन एट ऑल, हु कम्स टू इंडिया, स्टिल ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बिकॉज उनके दादाजी तो मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान वॉज नॉट द 1947 के पहले, सो इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ओनली। और ये कब तक के रहेंगे?
यहाँ से 2 जनरेशन तक, बिकॉज सपोज फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एग्जाम्पल व्हाट अ पाकिस्तानी सिटीजन वेंट इनटू कनाडा, ठीक है, कनाडा में जाने के बाद में वो वहाँ पे रह रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट स्टिल ही क्वालिफाइज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बिकॉज उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स दोनों में से किसी ने एक इंडिया में, मतलब वो इंडिया में बॉर्न हुए थे. सो वी हैव टू ब्रेक दिस चेन. व्हेन ऐसे जब तक ये चेन कब ब्रेक होंगी, जब वो ग्रैंड पेरेंट बनेगा, एंड अनटिल अनलेस ही इज नॉट बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, बिकॉज डेफिनेटली इज नॉट, इवन इफ ही इज बॉर्न इन पाकिस्तान दैट इज नॉट अनडिवाइडेड इंडिया. तो वो जब किसी का ग्रैंड पेरेंट बनेगा ना, देन दैट दिस चेन विल बी ब्रोकन. गेटिंग इट? तो अभी तो उसको कम से कम 50-60 साल और टाइम है उस पर्सन को जो करंटली अभी इंडिया में है, सॉरी कनाडा में है, और ही इज ऑफ पाकिस्तान. कुछ समझा मैंने क्या बोला? और अगर नहीं समझा तो लेट इट बी, दैट इज नॉट इवन रेलेवेंट. ठीक है, द पॉइंट इज व्हाट इज रेलेवेंस. एनी इंडियन पर्सन जिसके ओरिजिन रूट्स यहाँ से, भैया बाहर कहीं भी चल जाओ, लेकिन एक बोलते ना, ये देश है मेरा, स्वदेश है मेरा, तो वही बस ये देश मेरा है. जब ये देश मेरा है, तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इंडियन ओरिजिन का पर्सन हूँ, बाहर कितना भी कमा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि भाई इंडिया में जाऊँ, मैं रहूँ, गाँव को एक्सपीरियंस करूँ, तो क्या मैं उसको भगा दूंगा? इतना निर्दयी हो गया हूँ मैं? बिल्कुल भी नहीं, राइट. सो इसीलिए सपोज फॉर एग्जांपल एनी पर्सन हु इज ऑफ इंडियन ओरिजिन, या तो इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन भी ऐसा हो सकता है ना. अब अमेरिका में जाने के बाद आपको सिटीजनशिप मिलती ही नहीं, वहाँ पे आप वीजा के थ्रू रह गए, सऊदी चले गए, सऊदी में सिटीजनशिप नहीं मिलती, दुबई में नहीं मिलती, सिंगापुर में तो बिल्कुल ही नहीं मिलती. तो दैट इज वाई सपोज फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे जाओ, कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिटीजनशिप आपकी इंडिया में ही है, आप सिर्फ वीजा के बेसिस पर हो, कभी भी इंडिया में आ सकते हो. सो मैं इतना निर्दयी हो जाऊंगा कि मैं उनको आने भी ना दूं, 60 दिन से ज़्यादा रहने भी ना दूं. आने तो दूंगा, लेकिन क्या 60 दिन से ज़्यादा रहने भी नहीं दूंगा. सो आई कैन नॉट बी दैट हार्श. ठीक है, और अपने बंदों में तो बिल्कुल भी नहीं. तो आप आओ, आराम से रहो, और आपके ऊपर ये 60 दिन की कंडीशन मैंने हटाई दी, परमानेंटली हटा दिया. 182 दिन तक की मैंने कंडीशन रखी, क्योंकि फिर है ना, वो तो कि एक बार ये भी, अगर एक समय के बाद अगर आप रहते हो, फिर आप बाहर के हो ही नहीं, अब हमारे अपने ही बन जाते हो. समझ रहे हो? एक समय तक कि आपका एक मेहमान जैसा ट्रीटमेंट होगा, आप एक समय से आप है ना अच्छे से ट्रीट होंगे, लेकिन अब आप पूरे घर में आ गए, तो फिर घर के सिटीजन ही बन गए हो ना. गेटिंग इट? सो लेकिन हाउएवर देयर इज वन एक्सेप्शन, एंड नाउ एक बैकडोर एक्सेप्शन के एक्सेप्शन मतलब दिस इज अ मेन प्रोविजन, एंड मेन प्रोविजन स्पेसिफिकली टॉक अबाउट, अगर कोई एनआरआई बंदा है, ठीक है, एक इंडियन ओरिजिन का बंदा है, अगर उसकी अदर देन फॉरेन इनकम, यहाँ पे वर्ड ही ऐसा यूज है, अदर देन फॉरेन इनकम, अगर सपोज उसकी 15 लाख रुपीज से ज़्यादा है, ठीक है, और तो इसके ऊपर एक बेसिक कंडीशन दूसरी जो अप्लीकेबल होगी, एक तो 182 डेज वाली कंडीशन है, और देयर इज ऑल्सो वन मोर कंडीशन विच विल बी अप्लीकेबल, और स्पेसिफिकली if he stayed for more than 120 days or more, less than 180 days, and your total stay in the last 4 previous financial year is more than 365 days, if both the conditions are satisfied, then he will be treated resident. एक मिनट, मैं वापस आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो रहा हूँ. What happens is, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एनआरआई बंदे हैं जिनको यहाँ से बहुत ज़्यादा इनकम होती है, एंड दे आर बीइंग अ नॉन रेसिडेंट, दे बीइंग लेबल्ड एज अ नॉन रेसिडेंट. हम वो यहाँ पे आते हैं, कुछ दिन आराम से रहते हैं, और आराम से रहने के बाद में फिर वापस भी चले जाते हैं, और यहाँ से इनकम भी अर्न करके जाते हैं. मतलब इनकम यहाँ से कमाओ, रहो यहाँ पे, इंडिया में इनकम टैक्स भरो ही मत, और वहाँ तो सिर्फ इनकम रेमिट हुई है, तो वहाँ पे भी इनकम टैक्स नहीं पे करना. तो ये तो बल्ले बल्ले हो गई थी उनकी, बट उन्होंने बोला, गवर्नमेंट को समझ में आया कि नहीं यार, ये इतनी बल्ले बल्ले ठीक नहीं है. तो इतने बल्ले बल्ले ठीक नहीं होने के कारण आज उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पेसिफिकली एक चीज़ डिटरमाइन करी. सपोज फॉर एग्जांपल दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल एंड ओनली इफ आपकी अदर देन फॉरेन इनकम. अब अदर देन फॉरेन इनकम क्या होता है? अदर देन फॉरेन इनकम मीन्स इंडियन इनकम. गेटिंग इट? मैं एक फॉरेनर हूँ, मेरी फॉरेन की इनकम फॉरेन में इनकम होंगी, और मेरी अदर देन फॉरेन इनकम मतलब क्या? मैं इंडियन हूँ, इंडियन एनआरआई हूँ, ठीक है, अदर देन फॉरेन इनकम मतलब इंडियन इनकम. सो इट इज वेरी इजी, अदर देन फॉरेन इनकम मीन्स इंडियन इनकम. सो दैट इज वाई इट इज आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अदर देन फॉरेन इनकम मीन्स दैट इज इक्विवेलेंट टू इंडियन इनकम. अगर मेरी 15 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, 15 लाख से ज़्यादा होने के बाद में
देर इज वन सेकेंड कंडीशन विच विल बी अप्लीकेबल फॉर द रेसिडेंशियल स्टेटस विच टॉक्स अबाउट, एक तो आपकी 182 डेज वाली कंडीशन है ही है, लेकिन जो सेकेंड कंडीशन में 60 डेज था ना, मैं 60 डेज को वहां पे 120 डेज करता हूँ। आप भैया आओ रहो जाओ, लेकिन 120 दिन के पहले जाओ। अगर आप 120 दिन से ज्यादा रह गए और आप 365 डेज पिछले लास्ट 4 साल में रह लिए ना, तो आप यहाँ पे रेसिडेंट माने जाओगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर, आई एम एक्सट्रीमली क्लियर विद दिस। मैं इसका एक टेबल स्पेसिफिक, तो सर एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, मेरे को एक और डाउट आ रहा है इसमें। मैं मतलब अगर सपोज 120 दिन से कम रह रहा हूँ, ठीक है, तो दैट मीन्स कंप्लीटली नॉन रेसिडेंट। 120 दिन से ज़्यादा रह रहा हूँ और अगर मैं 182 दिन में रह रहा हूँ, तो 182 दिन से ज़्यादा और 182 दिन में मैं तभी रेसिडेंट माना जाऊंगा इफ अ पर्सन हु इज ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग अ इनकम ऑफ मोर देन 15 लाख रुपीज will be treated as resident provided I also satisfy the condition of 15 lakh रुपये और वो ये 365 डेज वाला। सो नंबर 1 एंट्री गेट, ये प्रोविजन में आने का 120 दिन में आने का एंट्री गेट क्या है? एंट्री गेट का मतलब है स्पेसिफिकली आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, ये मेरा एंट्री गेट है। ये एंट्री गेट खुलने के बाद में फिर अब अंदर आने के बाद में आपसे डिटरमाइन किया जाएगा कि भाई करंट ईयर में स्टे कितना है और लास्ट फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में स्टे कितना। इफ यहाँ पे एक टेबल में यहाँ पे इफ सपोज फॉर एग्जांपल 120 दिन से ज्यादा है, ठीक है, 120 दिन से ज्यादा है और 100 अप टू 181 डेज, इफ वी सेटिस्फाइड बोथ द कंडीशन देन ये आर हम बाद में देखेंगे। अगर 120 दिन से कम है ना तो एनआर इन इंडिया, और अभी आप सिर्फ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट देखो। रेसिडेंट तभी माना जाएगा 120 दिन करंट ईयर और लास्ट फोर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 365 डेज। गेटिंग इट? सो 365 डेज वहां पे क्वालिफाई हो गए, यहाँ पे 120 दिन क्वालिफाई हो गए। इनकम तो अब तो अंदर आ ही गया इनकम के थ्रू रेसिडेंट। देन विल सी दैट ROR एंड RNOR लेटर ऑन, बट अभी तक के आपको समझा मैंने क्या बोला? मैं एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ स्पेसिफिकली, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये यू आर गेटिंग दिस टाइमलाइन स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट ऑफ 24-25। सो यहाँ पे मैं 30 डेज 31 डेज 30 डेज व्हाट हाउ मेनी डेज आई हैव स्टेड 91 डेज, और 91 डेज में मैं सिर्फ 29 डेज और यहाँ पे रुकता हूँ। ये मोस्टली 30 समझ लो आप, ये एक दिन यहाँ का यहाँ डाल दो एडिशन के लिए, हम सिंप्लिसिटी के लिए, तो हो गया 120 दिन। 120 दिन और उससे ज्यादा। आई होप आई एम वेरी क्लियर, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एंड अभी सब लोग मेरे को बताओ यहाँ पे कोई डाउट है, किसी भी तरीके से कोई भी डाउट है? राइट ये हमने एक एक्सेप्शन का देखा, मतलब ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन। एंड नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड दैट ये, तो नंबर 1 व्हाट आर द बेसिक कंडीशन ऑफ सेक्शन 6(1)? सेक्शन 6(1) फिर सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट के कुछ सेक्शंस याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जो ये स्पेशल टैक्स रेट के सेक्शन है, सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें याद करें। और ये जो सारे सेक्शन है अगर ये याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड। सेक्शन 6(1) विच टॉक्स अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होगा? रेसिडेंशियल स्टेटस विल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया। नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया में भी दो चीजें हैं। कब? एक तो 182 दिन 182 डेज, 182 डेज से ज्यादा अगर मैं आंख बंद कर लो, आंख बंद करने का सोना नहीं है यार, ए रुको, सोना नहीं है, मैं सिर्फ आंख बंद करके बोल रहा हूँ कि बोलो। वहां पे ना एक है ना, आंख बंद करने के बाद ऐसे दिमाग में सामने छपना चाहिए कि ओके 182 डेज क्लॉज 1, सेकेंड क्लॉज में 2 कंडीशन, 60 डेज इन द करंट ईयर, 365 लास्ट 4 ईयर्स में 365 डेज। फिर इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में स्पेसिफिकली क्या होता है कि जो हमारी सेकेंड कंडीशन है वो पूरी तरीके से डिलीट हो जाती है। और उसके बाद में वहाँ पे एक्सेप्शन में क्या है? 3 एक्सेप्शन है। नंबर 1 इंडियन सिटीजन इज अ क्रू मेंबर ऑफ अ इंडियन शिप, ठीक है। नंबर 2 एक ऐसा बंदा है जो इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए। नंबर 3 एक NRI बंदा है, या फिर NRI इज नॉट द वर्ड इज स्पेसिफिकली अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और अ इंडियन सिटीजन, ठीक है। डोंट राइट NRI, राइट द एक्चुअल वर्ड। आई एम राइट बार बार मेरा मॉड्यूल खोलने का पर्पज सिर्फ एक ही है कि वर्ड्स को पकड़ो। वर्ड्स कभी बार ऐसे बोलते ना,
शब्दों पे मत जा, भावनाएं पकड़। मैं यहाँ बोल रहा हूँ भावना तो पकड़ ही पकड़, वर्ड्स को भी पकड़, भावनाओं को। अरे भावना रे, भावना मतलब वो फीलिंग्स वाली चीज, नॉट द भावना एज अ गर्ल, मतलब समझो बात, भावनाएं पकड़ो। सो द व्हाट, आंखें बंद, वापस एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम। सो व्हाट इज द रिवीजन डे, व्हाट इज द पॉइंट, कोई अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ऑफ इंडियन सिटीजन comes to India for a visit in India, then that's why that second condition will not be applicable. However, there is an exception to it. What is the exception? If suppose for example however a person of Indian origin having an income, total income other than foreign income exceeding 15 lakh rupees, so he will be liable, he will be treated as resident if he stayed in India for 180 days or more, or his stay in India in the last 4 previous financial year exceeds 365 days or more, or sorry, and यहाँ पे और नहीं, and stay in the current year exceeds 120 days or more. ठीक है? In this case, what will happen is you will be treated as resident in India. I hope I am very clear. ठीक है? यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन origin is said to be Indian if he or his either of his parents or either of his grandparents was born in undivided India. ठीक है? अब एक जो कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं हाउ टू डिटरमाइन अ पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर अ क्रू मेंबर। सो क्रू मेंबर के केस में हम पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया कैसे डिटरमाइन करेंगे? सिर्फ पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया क्रू मेंबर के केस में डिटरमाइन करने का सबसे एक जो तरीका जो इन्होंने दिया है, वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन. What the illustration wants to talk about? So the illustration want to specifically talk about one thing, that अगर एक बंदा आज बाहर जा रहा है एक फॉरेन वॉयज पे, तो वो what the provision talks about? The provision talks about if he stayed in India for 182 days or more. That is a provision. So आज मुझे सिर्फ यही डिटरमाइन करना है कि यार मैं पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया डिटरमाइन कैसे करूं और कौन से पीरियड को मैं एक्सक्लूड करूं. अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग इज ही इज गोइंग इन एंड आउट. ऐसा केस नहीं है कि कोई बाहर से व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है तो मैं उसका यहाँ से गिन पाऊंगा. ये पहले से अंदर ही था, अब बाहर जा रहा है. अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस. अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप बाहर से अंदर आते हो ना, किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया में आते हो, तो आपको तो पता है कि किस दिन आप लैंड कर रहे हो, किस दिन आप जाने वाले हो. लेकिन इस केस में क्या है कि पहले से मैं यहाँ रह रहा हूँ, अब मेरे को डिटरमाइन करना है कि मैं किस दिन बाहर जा रहा हूँ, किस दिन अंदर आ रहा हूँ. और ये एयरपोर्ट से तो है नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिकली वो पूरा चेक इन वगैरह रहेगा और हर चीज़ रहेगा. देयर हैज़ टू बी समथिंग अदर डॉक्यूमेंट. एयरपोर्ट में तो कैसा होता है, चेक इन होता है, आपको एक टिकट रहता है, आपका सब कुछ एक फिक्स रहता है. क्रू मेंबर्स में वैसा नहीं होता है. ठीक है. द कस्टम्स इज डिफरेंट. कस्टम्स इज नॉट सिमिलर टू व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट एज ये. मैंने तो आज तक कभी ट्रैवल नहीं किया है क्रूज शिप एंड ऑल पे, बट आई विल डेफिनेटली डू इट इन द नियर फ्यूचर. मेरे को एक बार एक्सपीरियंस करना है कि क्रूज पे लाइफ कैसी होती, जो इतना एक हॉलीडे पैकेज करके सेल किया जा रहा है आजकल. आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस दैट क्रूज शिप. मेरा बच्चा है वो जाने का. So actually the point is very simple. मैं डिटरमाइन कैसे करूँ कि कैसे वो इंडिया में कितने दिन इंडिया में है और कितने दिन इंडिया के बाहर है. तो एक जो चीज़ जो स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर जो अभी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन, जो गवर्नमेंट ने अभी ये रूल बनाया है, दैट रूल स्पेसिफिकली सेड कि आप जब इंडिया के बाहर जा रहे हो एक शिप पे ना, यू साइन अ कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट स्टेटमेंट. ठीक है. द डेट यू साइन एंड द डेट यू गेट डिस्चार्ज और यू साइन ऑफ फ्रॉम दैट शिप, यू अगेन साइन अ कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट. ठीक है. ये जो पीरियड ऑफ डेज है ना, वी विल ट्रीट दिस पीरियड एज अ पीरियड स्टेड ऑन अ फॉरेन वोएज. और 365 डेज या 360 डेज माइनस मैं ये इतने पीरियड जो है फॉरेन वॉइस के जो पीरियड है ना, मैं वो एक्सक्लूड कर दूंगा. और अगर सपोज बचे हुए डेज, बैलेंस डेज इस
182 days or more, I will treat you as a resident in that current financial year. एक बार है ना एग्जाम्पल लेते हैं, देन मेरी सारी बातें समझ में आ जाएंगी. सो हियर मिस्टर आनंद इज अ इंडियन सिटीजन एंड अ क्रू मेंबर ऑफ अ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप. सिंगापुर बाउंड का मतलब वो इंडिया से सिंगापुर जाता होगा, लेकिन इंडियन शिप है. ठीक है, जस्ट अ मिनट, सॉरी. सो in this case what is happening is he is going from a Chennai port on 6th of June and following other details. So determine the residential status of Mr. Anand for AY 24-25 and his stay in India for last 4 previous year was 400 days. अब एक्चुअली ये क्यों दिया गया लास्ट 4 प्रीवियस डेज कि आपको ये डिटरमाइन करने के लिए आपने तो ये आप ये प्रोविजन पढ़ लिए. सर सपोज फॉर एग्जांपल आपको ये ध्यान में नहीं आया कि एक्सेप्शन क्या है, बट आपने ये ध्यान में रख लिया कि अगर मैं फॉरेन में जा रहा हूँ, फॉरेन में जाने के बाद वो पीरियड में एक्सक्लूड कर लूँगा और बाकी सारी चीज़ें मैं ऐड कर लूँगा. और अल्टीमेटली आप क्या करते हो, मैं आपको बताऊँ गलती क्या होने वाली है. गलती क्या होने वाली है, एक है ना, आप ये बंदे को क्या समझोगे, ये वाले बंदे को आप समझोगे यार ये करंट ईयर में 120 दिन से ज़्यादा रह रहा है ना, 400 डेज लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर में रह रहा है ना. डन सर, गेम खल्लास, फिनिश करने का, रेसिडेंट मानने का, इनकम टैक्स लेने का, चाय पानी पीने का, फिनिश. ठीक है, चाय पकौड़ा खाने का, सिंपल. अभी तो बारिश का सीजन भी है, एकदम दबा गए, एकदम चाय पकौड़ा खाने का. ठीक है. सो मेरा तो फेवरेट पकौड़ा इस पालक पकौड़ा, मेरे को तो बहुत ही पसंद है पालक पकौड़ा, और उसमें थोड़ा सा अगर प्याज पकौड़ा और उसमें चाय, अमेजिंग. बारिश के साथ, या फिर एक कॉर्न बिल भी है ना, बारिश के टाइम में बहुत अच्छी लगती है. सो ट्राई दिस हाउस, जब भी बारिश हो कॉर्न बिल ट्राई करने की कोशिश करो, या फिर चाय के साथ कॉर्न बिल बहुत अच्छे लगते हैं. मेरे को तो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन लगता है. पता नहीं लोगों को नशा करने की इजाज़त, जब ये नशा इतना बड़ा नशा है चाय का. ठीक है. सो द पॉइंट इज, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल एक कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जब से आपने साइन किया, दैट पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड. ठीक है, तो ही हैज साइन फ्रॉम 6th of June. तो 6th of June से मैं काउंट करूंगा, 6th of June से 9 दिसंबर तक है. सो कैलकुलेटर, मेरा कैलकुलेटर भाई साहब आ जाओ जल्दी फटाफट. कैलकुलेटर में मैं काउंट करूंगा कि 30 days of June, और मैं 6th डे से काउंट करूंगा, तो 6th डे विल ऑल्सो बी काउंटेड. सो 30 - 6, सो इट इज 25 days of June. ये समझा आपको कैसे हुआ, 25 डेज कैसे हुआ. सी इफ आई माइनस 30 - 6, तो 30 - 6 इतना होता है 24, लेकिन वो 6 को एक्सक्लूड कर देगा, लेकिन मेरे को 6 से काउंट करना है. तो दैट्स वाई आई हैव एडेड 1. सो 25 प्लस 31st of July प्लस मेरा 31st of August प्लस 30 September प्लस 31st October प्लस 30 November प्लस 9th December, 187 डेज. 187 डेज माइनस 365 डेज कितने होते हैं, 170 डेज. लल्ला he is नॉन रेसिडेंट, डिंग 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 डिंग. सो नॉन रेसिडेंट एक बार डिटरमाइन हो गया, तो नॉन रेसिडेंट एक बार डिटरमाइन होने के बाद में इसकी सारी इनकम जो इंडिया में या तो अक्रू ही नहीं हुई है या इंडिया में रिसीव ही नहीं हुई है, डीम टू बी अक्रू और डीम टू बी रिसीव, सारी एग्जाम, या फिर कई और इनकम भी, कोई और इनकम कंट्री में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन ही नहीं होता है, जैसे एवरी इनकम एग्जाम. सोच लो कितना ज़बरदस्त एक करियर ऑप्शन है इनकम टैक्स बचाने का. मैं बोल रहा हूँ ना, फालतू आप ये इतना मगजमारी कर रहे हो. ऐसा कुछ फॉरेन बाउंड कंपनी का क्रू मेंबर वगैरह बन जाओ. ठीक है, मस्त डॉलर में कमाओ, 182 दिन से घर के बाहर रहो, इंडियन इनकम टैक्स लगेगा ही नहीं. कहाँ इतना मगजमारी कर रहे हैं. लेकिन ठीक है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, सबको सबसे नहीं छिपा जाएगा वो समुंदर के ऐसे पानी के अंदर से लहरे के अंदर. लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट इन, क्योंकि एक तो वो कंटिन्यू आप वाटर इंसान देखते हो महीने में 1-2 बार कंटिन्यूसली ऑन द शिप. बट ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ कि आप अलग अलग नेशंस में जाने मिलता है आपको बिना किसी ना ऐसे हसल के. आई मीन हसल है, बट द पॉइंट इज यू कैन गो ऑन अ फॉरेन ट्रिप ईजिली. ठीक है. सो द पॉइंट इज, अगर सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा कोई केस होता है, अगर सपोज कोई इंडियन बाउंड शिप का मेंबर है, इंडियन बाउंड शिप में वो जाता है, तो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जब से वो साइन किया, ज्वाइन किया शिप को, और साइनिंग ऑफ उतना पीरियड आप 365 डेज से एक्सक्लूड कर लो, एंड देन ही विल बी ट्रेड रेसिडेंट.
इफ 180 डेज से ज़्यादा है देन रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट, क्योंकि 60 डेज की कंडीशन तो अप्लीकेबल ही नहीं है, 120 डेज की 120 डेज की भी अप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों, वाई 120 डेज की अप्लीकेबल नहीं होगी? बिकॉज ही इज नॉट स्टेइंग आउटसाइड इंडिया, ही इज स्टेइंग इन इंडिया, ही इज गोइंग फ्रॉम इंडिया फॉर अ फॉरेन वेज। व्हाट द अदर कंडीशन, सी इसलिए मैं आपको बताऊँ कि क्यों, जब आपको कभी भी डिफिकल्टी हो ना कि किस तरीके से बोला है ना, लॉ खोल के पढ़ लेना, आई मीन ये वाला लॉ बोलना, मैं इनकम टैक्स एक्ट का लॉ खोल के पढ़ लेना। यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या बोला है, इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज बीइंग आउटसाइड इंडिया, being outside India and comes on a visit to India. The word specifically is comes on a visit to India. That crew member has come on visit from India. No, he has gone out of India. He is not in India, and that's why he is called as a non-resident. Getting it? So that's why this provisions will not be applicable. देन इन दैट केस, सो हाउ टू राइट अ सोल्यूशन। सी ये जो सोल्यूशन है ना, मैं हमेशा आपको एक बार हमेशा बोल चुका हूँ, और लास्ट मतलब प्रीवियसली भी मैंने एक बार बोला था, इफ़ यू वांट टू नो कि मुझे एक चैप्टर के अंदर कौन से प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ वो मॉड्यूल खोल के ना इलस्ट्रेशन कहाँ कहाँ दिया ना, मैं इलस्ट्रेशन देख के जाऊँगा, इलस्ट्रेशन और टेस्ट एंड नॉलेज। सपोज आपके एक चैप्टर में बहुत सारे ये है concepts है, this is right now we are only talking about residential status. Imagine you will have to read all the 5 heads, deductions, TDS and thesis, everything, and then after given point of time you will also have to, what you have to read, you will have to read ये GST, और ये सब कुछ आपको 1.5 दिन में करना है। तो 1.5 दिन में करने के लिए आपके पास टाइम तो रहेगा नहीं, तो कैसे करोगे? ऑलवेज रिमेंबर, जहाँ जहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया है, दिस इज जस्ट माई प्रिंसिपल, आई डोंट वेरीफाई और वाउच द ऑथेंटिसिटी। ऐसा कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, बट वेटेज किसको ज़्यादा देना, ए कैटेगरी किसको देना? चैप्टर को तो ए कैटेगरी भले कोई भी डिटरमाइन करके देगा, चैप्टर के अंदर कौन सा ए कैटेगरी करना है, दैट इज वेयर दिस कॉन्सेप्ट कॉल्स। मतलब ये मैं खुद ये ट्रिक फॉलो करता था कि जहाँ जहाँ इलस्ट्रेशन है, जहाँ जहाँ सम्स है ना, मैं वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेता था, क्योंकि मेरे को पता है कि जब ICAI मेहनत कर रही है इलस्ट्रेशन देने का, तो मतलब ICAI डेफिनेटली मेहनत करेंगे इसको पूछने का। ICAI चाहती है कि आप इसको समझो अच्छी तरीके से, वरना हर चीज़ का इलस्ट्रेशन क्यों नहीं देती ICAI? क्योंकि ICAI नहीं चाहती है कि एट दिस स्टेट आप वो चीज़ को समझो, ठीक है? या फिर आप जब समझोगे ना, तो मैं उसको सीधा एग्जाम में टेस्ट करूंगी, या फिर वो एक सरप्राइज क्वेश्चन रहेगा। सो यू कैन नॉट फोकस ऑन ऑल द क्वेश्चंस एवरी टाइम। एक जो इलस्ट्रेशन स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स, ऑल द प्रोविजंस ऑल द टाइम, लेकिन जहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया है, जहाँ पे ऐसे टेस्ट या नॉलेज में कुछ दिया है, या पास्ट RTP MTP में कुछ आया है, वो कॉन्सेप्ट एक बार देख लें। फिर सर आप बोलेंगे आप तो भी तो सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे, नहीं सारे नहीं कवर होंगे, कुछ तो छूटेंगे ही छूटेंगे। ICAI हर चीज़ नहीं पूछेंगे एग्जाम में। 50 मार्क्स का एग्जाम आने वाला, सी आपको पेपर पैटर्न बताओ, 50 मार्क्स का पेपर आने वाला है, 50 मार्क्स में से 15 मार्क्स 15 आपके MCQ होने वाले हैं, और 35 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। एंड अभी हम बात करें डिस्क्रिप्टिव की, डिस्क्रिप्टिव में 35 मार्क्स में से आपका एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूरा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आएंगे ही आएंगे, ठीक है? 15 मार्क्स चले गए, बचे कितने मार्क्स? बचे 20 मार्क्स, सॉरी 20 नहीं, 35 मार्क का ना, ये बचे 20 मार्क। और 20 मार्क के लिए आप मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, 50 में से सबसे बढ़िया कितना स्कोर, अगर आपको अगर सच्ची इनकम टैक्स और GST में स्कोर करना है, और स्कोर 35 मार्क्स इन GST एंड 30 मार्क्स मिनिमम, मेरे लिए पासिंग परसेंटेज इज 30 तो लाना ही है, 30 मार्क्स इन इनकम टैक्स। ये इसके ऊपर जो भी है सारे बोनस, 30 मार्क्स से नीचे आना नहीं, और 30 मार्क्स कितने इजीली आ जाएंगे मैं बताऊँ आपको। इवन इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, कहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सी एक PGBP कर लो, कैपिटल गेन्स कर लो, डिडक्शंस कर लो, रेसिडेंशियल स्टेटस है वो कर लो, रेसिडेंशियल स्टेटस, PGBP, कैपिटल गेन्स और डिडक्शंस और TDS TCS, ये 5 चैप्टर कर लो, इसमें से आएंगे ही आएंगे, 100% आता। GST में क्या करना है? सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई और एग्जेम्पशन, ये 5 चीज़ें कर लो। ये 5 और 5 10 टॉपिक में ऑलमोस्ट आपका 70% पेपर आएंगे। अगर आपको थोड़ा सैलरी हार्ड जा रहा है, तो सैलरी के जो मैं जैसे जिस तरीके से बोल रहा हूँ,
चैप्टर, पूरे चैप्टर में पूरा चैप्टर कभी किसी भी स्टूडेंट को डिफिकल्ट नहीं जाता ऐसा, और ऐसी कोई फैकल्टी नहीं जो पूरा चैप्टर ही आपको समझा ना पाए। इट इज ऑलवेज लाइक कि पूरा चैप्टर, नंबर वन थिंग, चैप्टर बहुत बड़ा है, उस बड़े चैप्टर में पार्ट्स में पढ़ाई करो, और पार्ट्स में पढ़ाई करने के बाद में कुछ अगर प्रोविजन स्पेसिफिकली समझ में नहीं आ रहे तो उस प्रोविजन में अगर सपोज कोई इलस्ट्रेशन वगैरह नहीं है और अगर वो समझ में ही नहीं आ रही ना, और अगर टाइम नहीं है, छोड़ दो। मैं ये छोड़ने की बात क्यों कर रहा हूं, मैं अभी छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो आपको सब पढ़ना है, अगर क्योंकि उससे एमसीक्यू आने वाले हैं, और एमसीक्यू तो कहीं से भी आ सकते हैं, एमसीक्यू का तो कोई ऐसा है ही नहीं अभी पेपर पैटर्न। बट एक्चुअली द पॉइंट इज स्पेसिफिकली इस, अगर सपोज फॉर एग्जांपल पढ़ना क्या, 1.5 दिन पहले पढ़ना क्या, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और वो उसमें भी पढ़ना मतलब ऐसा है कि आपको कोई चीज़ नहीं समझी है इसलिए उसको पढ़ना पड़ रहा, मतलब अब कैसे छोड़ू उसको, वो डिसाइड करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, गेटिंग इट। सो we will read this solution in the class and then we will determine how you have to write a solution in the exam paper. This is what ICAI is expecting from you intermediate level पे, ये इस तरह का एग्जाम्पल, इस तरह का आंसर एक्सपेक्ट करिए। So in case of, see, just see the wording specifically. In case of Mr. Anand is an Indian citizen and living during the previous year as a member of a crew of an Indian ship, he will be resident in India if he stayed in India for 180 days or more. The voyage is undertaken by Indian ship in the carriage of passengers in international traffic, originating from a port in India and having its destination at a port outside India, that is Singapore port. Hence, the voyage is eligible for the purpose of section 6(1). Then, therefore, the period commencing from 6 June 2023 and ending on 9 December 2023 being the dates entered into the continuous discharge certificate in respect of joining the ship and signing of the ship, ठीक है, is to be excluded, has to be excluded for computing the period of stay in India. Accordingly, 187 days have to be excluded. How 187 days? 25 plus 31 plus 31 plus 30 plus 31 plus 30 plus 9. June, July, August, September, October, November and December के 9 days has to be excluded from the period of his stay in India. So consequently, the period of stay in India during the relevant years will be 179 days. That is 366 days minus 187 days. Here 365 or 366 depending upon the leap year. ठीक है. Since his period of stay is less than 180 days, he is non-resident for AY 24 and 25. Always remember one thing, a residential status can change every year. It is not important कि एक बार आप नॉन रेसिडेंट बन गए तो आप हर साल नॉन रेसिडेंट नहीं, it is always on the number of days stay in India for that current relevant year. ठीक है, getting it? I hope it is very clear. कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट है आपको, प्लीज बताओ। डाउट है? नहीं? चलो लेट्स गो। देन सपोज फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू मीन बाय डीम्ड टू बी रेसिडेंट? ये समझा आपको, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का ये सबको समझा। अब नाउ कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डीम्ड रेसिडेंट? ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद तो सच्ची में ऐसा लगेगा कि क्यों भाई हम इंडिया में रह रहे हैं, क्यों कहीं नहीं छोड़ रहे इनकम टैक्स वाले, कहीं नहीं। बट वही तो बात है ना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सब कुछ है, तभी आपकी वैल्यू है। लोग तभी आपके पास आएंगे जब आपकी गरज रहेंगे। जिस दिन गरज खत्म, कोई आपके पास नहीं आना होगा। और ये तो आप सब लोग पता है, जिस दिन देखा ही होगा ना, जिस दिन सामने वाली की गरज खत्म हो जाती है, कैसे ब्लॉक हो जाते हो। कुछ याद आ रहा है? मतलब समझ ये तो प्रैक्टिकली चैलेंज भी, मतलब प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी किया होगा ना। किसी और के साथ कनेक्शन जुड़ा तो आपकी गरज खत्म, और आपकी गरज खत्म तो आप सीधा ब्लॉक लिस्ट में। तो ये एक ही चीज़ में कनेक्ट कर रहा था कि डीम्ड रेसिडेंट के कॉन्सेप्ट, वापस आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट में। डीम्ड रेसिडेंट में क्या होता है? डीम्ड रेसिडेंट में स्पेसिफिकली व्हाट इज हैपनिंग इज, यू आर अ इंडियन सिटीजन, ठीक है, however
you are staying in such country, you are staying in मतलब where आप ये you because of that staying in that country you are not liable to pay income tax in India, because आप किसी और कंट्री में जाके रह रहे हो जहाँ पे आपकी इनकम लाइबल टू टैक्स नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप केमन आइलैंड्स में जाके रह रहे हो, केमन आइलैंड्स इज द टैक्स हेवन कंट्री, वहाँ पे वहाँ के इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से यू आर नॉट एलिजिबल टू पे एनी इनकम टैक्स इन इनकम टैक्स, एंड इंडिया में भी आप इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हो बिकॉज यू आर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, बिकॉज आप कंट्री वहीं पे जाके आपने सिटीजनशिप नहीं छोड़ी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इंडिया से मतलब आपकी अदर देन फॉरेन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, मतलब द एंट्री गेट टू डीम्ड रेसिडेंट प्रोविजन इज नंबर 1 योर इंडियन इनकम, और इनकम इंडियन इनकम इज नॉट द वर्ड इज स्पेसिफिकली इनकम अदर देन फॉरेन इनकम आपकी 15 लाख से ज़्यादा है, 15 लाख से ज़्यादा है, और आप इंडियन सिटीजन होने के बाद भी ऐसे कंट्री में जाके ले रहे हो जहाँ पे इनकम आपकी लाइबल टू टैक्स नहीं है, एंड दैट इज वाई वी विल कम एज अ इनकम टैक्स ऑफिसर कि भाई आप तो हमारे ही बच्चे हो, तो हमारे बच्चे हो तो आपको यहाँ पे टैक्स पे करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ पे है ना, आप वहां जाने के बाद में सिर्फ आप रह रहे हो और कुछ टाइम वापस यहाँ पे आ रहे हो। सी यू आर नॉट स्टेइंग आउटसाइड इंडिया परमानेंटली, you are just going over there, staying over there for saving of income tax act. You will read this: an individual being an Indian citizen having a total income other than foreign sources that is exceeding 15 lakh rupees. See ये जो wordings है ना, that is ये जो wordings, ये सारी wordings है ना बाद में explain करूँगा, ये सब कुछ मैं बाद में explain करूँगा जब when we'll understand ROR, RNOR and everything, जब हम सारी चीज़ें explain कर लेंगे then I'll explain you this provision. What this provision specifically wants to tell about. So the provision specifically wants to tell about one thing is, suppose for example if you are staying in India, ठीक है, sorry, if you are Indian citizen and your income other than foreign sources से जो income है, other than income from foreign sources exceeding 15 lakh rupees, you will be deemed to be resident in India if यहाँ पे if he is not liable to tax in any other country by reason of domicile or residence or any other criteria of similar nature. समझ रहे हो आप? आया क्या? कुछ समझ में आ रहा क्या है? कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज नंबर 180 डेज से ज़्यादा आप यहाँ रह नहीं रहे हो, ठीक है, आप एक इंडियन सिटीजन हो। ये प्रैक्टिकल केस में क्या हो रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ कि हो क्या रहा है और ये प्रोविजन आई क्यों है। आपके पास बहुत पैसा है, इंडिया से पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, सब कुछ पैसा। इंडिया में रहे 30-40% तो गवर्नमेंट ऐसे ले लेती, यू डोंट वांट टू पे इनकम टैक्स, तो यू हैव एक लूपहोल बनाते हैं, यार मैं अगर रेसिडेंट रहूँगा ही नहीं तो मेरे एटलीस्ट जो फॉरेन सोर्सेज की जो इनकम है जो मेरे यहाँ इंडिया में रिसीव ही नहीं हो रही है, मैं वो इंडिया में रिसीव अगर नहीं हो रही है तो मैं फॉरेन में शिफ्ट हो जाता हूँ, और फॉरेन में भी ऐसी कंट्री में जाके शिफ्ट होता हूँ वहाँ पे मैं मेरी इनकम रिसीव करूँगा, वहाँ पे मेरे को कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं, या फिर बहुत मिनिमम अमाउंट में मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दैट रेसिडेंशियल स्टेटस, डोमिसाइल स्टेटस, आई विल नॉट बी लायबल टू पे इनकम टैक्स ओवर देयर इन दैट कंट्री, एंड इंडिया में भी इनकम टैक्स नहीं पे कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ आई विल सेव अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है इतने चालाक मत बनो बेटे, हाँ आपसे ज़्यादा चालाक, ठीक है। सो दिस person will be liable because he is an Indian citizen, he is having an income from other than foreign sources, other than foreign sources का मतलब है इंडियन इनकम, सिंपल सी बात, क्योंकि फॉरेन अगर कोई आप फॉरेन सोर्स की इनकम है तो वो अलग ही एक्सक्लूड ही हो गई ना। अगर अदर देन फॉरेन सोर्सेज मतलब अदर देन फॉरेन सोर्सेज इंडियन इनकम, ठीक है। ये समझ में आया क्या? सो स्टे और डेफिनेटली सपोज फॉर एग्जांपल ओनली इंडियन सिटीजन कैन बी डीम्ड रेसिडेंट। नंबर 1 इंडिविजुअल ही हो सकता है, नंबर 2 इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है, और डीम्ड रेसिडेंट तब आपने सिटीजनशिप ही बाहर की ले ली है, फिर क्या मतलब आ रहा है?
एक बार आप सिटीजन इंडिया के हो, एक बार आप बोलते ना आप जब तक ये मेरे हो तब तक ये, जब तक ये इंडिया के हो तब तक ये प्रोविजन अप्लीकेबल है। एक बार आप बाहर गए गए, सिंपल सी बात। गेटिंग इट? सो नाउ कम्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इतना यहाँ तक के समझ में आया क्या? आया? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। प्लीज एक बार है ना बताओ कि यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई। हमने बहुत धीरे धीरे से कॉन्सेप्ट को कवर किया है एंड आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। बट फिर भी अगर सपोज इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यार कितने बढ़िया स्टूडेंट्स हो यार आप लोग, सीरियसली। चलो नेक्स्ट, वन मोर कॉन्सेप्ट। So what is this concept all about? This concept I specifically want to talk about is ROR and RNOR. What do you mean by sir ROR and RNOR? मैं ना आपको एक टेबल बताता हूँ कि हमें ये सारी एक्सरसाइज करना क्यों है। ये टेबल आप देखोगे ना, ये वाला टेबल, मैं ये टेबल की बात कर रहा हूँ। ये मैं एक ये टेबल को जब एक्सप्लेन करूँगा, एक यहाँ पे देखो मैंने यहाँ लिखा है रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रू इन इंडिया, अक्रू आउटसाइड इंडिया, और यहाँ पे 3 टेबल यहाँ बने हैं, रेसिडेंट, ROR, RNOR एंड नॉन रेसिडेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक कंक्लूजन ऑफ व्हाई वी आर डिटरमाइनिंग ROR एंड RNOR स्टेटस। द पॉइंट इज सपोज फॉर एग्जाम्पल एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और एनी इनकम अक्रू इन इंडिया। भाई आप कुछ भी हो, रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। नंबर 2, अगर सपोज इनकम अक्रू आउटसाइड इंडिया है, मैंने आपको एक बार याद है, मैंने पहले भी एक बार बहुत बार ये चीज बोली है, इवन इफ सपोज फॉर एग्जांपल यू अर्न एनी इनकम ऑन मून, राइट, स्टिल यू आर लायबल टू पे इनकम टैक्स इन इंडिया। हाउ कम यू आर लायबल टू पे इनकम टैक्स इंडिया? बिकॉज ऑफ दिस ROR प्रोविजन। एक बार आप पूरी तरीके से ROR क्लासिफाई हो जाते हो। ROR क्लासिफाई मतलब पूरी तरीके से इंडिया का ही होके रहना, ठीक है। एक बार अगर आप मतलब वही बोलते हैं ना, पूरी तरीके से एक ही व्यक्ति का होके रहना, मतलब एक बार अगर एक ही व्यक्ति का हो गया, भाई यहाँ की इनकम हो या बाहर की इनकम, कुछ भी हो, जब पूरी तरीके से, तो मतलब जब मैं तेरा हूँ, सिर्फ तेरा हूँ, तो जो भी कुछ है बस सिर्फ तेरा है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो मेरा अगर इंडिया का इनकम है या बाहर फॉरेन सोर्स का इनकम है, कोई भी इनकम है, सारे इनकम मेरे यहाँ पे लायबल टू टैक्स रहेंगे। गेटिंग इट? मैंने बार बार आपको ये बोला था, मून पे जाके भी, चांद पे जाके भी अगर आपकी कोई इनकम है तो भी इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा इफ यू क्लासिफाई एज ROR। वेरी हार्श प्रोविजन, बट यस, ये तो कुछ भी नहीं। इवन इन अमेरिका ऑल्सो सेम प्रोविजन इज देयर। वहां तो ऐसा है कि इवन इफ यू वंस यू क्वालिफाई अमेरिकन सिटीजन एक बार बन जाते हो, तो अमेरिकन सिटीजन तो कहीं पे कुछ भी इनकम कमाए। इवन इफ सपोज फॉर एग्जांपल ROR के लिए ना एटलीस्ट आपको नंबर ऑफ डेज यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। पहले तो आपको रेसिडेंट बनना पड़ेगा, रेसिडेंट के बाद ये सेकंड कंडीशन है ROR की। ये दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाई करो तब जाके ROR बनेंगे। और उसमें हमने थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दिए है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिलैक्सेशन दिए नहीं है, बट द पॉइंट इज अमेरिकन सिटीजन में तो ऐसा है कि अमेरिका में एक बार आप सिटीजनशिप ले लो तो फिर तो आप कहीं पे भी चले जाओ, कहीं से भी इनकम कमाओ, यू विल बी लायबल टू पे इनकम टैक्स इन इंडिया। एंड दैट्स वाई वो बहुत हैवी टैक्स लेते हैं। आपको पता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वन, मतलब मैंने पहले भी ये बात बोला था, देयर वाज वन पर्सन हु वाज कंपेयरिंग कि एक अगर सपोज $1 मिलियन आप US में कमाते हो और $1 मिलियन आप दुबई में कमाते हो तो कितना फर्क होता है। इन दुबई देयर इज नो इनकम टैक्स, सो $1 मिलियन कंप्लीटली यू गेट इन दुबई, बट इन अमेरिका around 40-45% is taken by the federal government. You only get $55,000. So जो भी लोग बोलते हैं ना अमेरिका बहुत डेवलप्ड है, भाई इतना टैक्स लेगा तो डेवलप नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। और सबसे मोस्ट उनके झगड़े कितने हैं बाहर, पैसा कितना ज़्यादा है उनका डिफेंस बजट। द बजट ऑफ डिफेंस बजट ऑफ अमेरिका इज $800 बिलियन, $800 बिलियन की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें सारे मतलब योर सैलरीज, योर डेवलपमेंट फीस एंड एवरीथिंग, मतलब जो आपका एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है, सारा सब कुछ बजट इसमें है 800। और हमारा कितना है $65 बिलियन, 65 to 70 बिलियन ओनली। और हमारे सर के ऊपर 2 दुश्मन बैठे हैं सर के ऊपर बोलते हैं ना, राहु केतु बैठे हैं, सिंपल।
सर के ऊपर, और उनके सर के ऊपर कोई बैठा नहीं है, लेकिन दुनिया भर के सर के ऊपर वो जाके बैठे। दुनिया भर में लड़ाई करते हैं यार ये लोग, तो इतना पैसा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इतना पैसा खर्च क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज इतना पैसा है, और वो इतना पैसा क्यों है? बिकॉज ऑफ टैक्स। ठीक है, सो आज हम इतने टैक्स पे करने के बाद भी हमें हमें हमारे पास डिफेंस के लिए इतना बजट नहीं है। इमेजिन अगर सपोज फॉर एग्जांपल वी गो ऑन अ वॉर विद अ नेशन, व्हाट विल बी आवर सिचुएशन? वी कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर। वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन। सी वॉर इज द, बोलते ना, जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया ना, सबसे ज़्यादा पैसा वॉर में से ही कमाया। अमेरिका क्यों सबसे ज़्यादा अमीर बन पाया? इट इज़ नॉट जस्ट राइट नाउ ही इज अर्निंग मनी। वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से, जब वो कभी पहली बात तो कभी लड़ाई खुद के देश पे करा नहीं। दूसरी चीज़, जब लोगों ने लड़ाई करे सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका में कमाया, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एवरीवन वाज गोइंग डाउन एंड ही वाज गोइंग अप। सो गेटिंग इट? सो दिस इज द रीजन कि वाई अमेरिका कीप ऑन डेवलपिंग एंड डेवलपिंग एंड डेवलपिंग। और एक बार मैं हमेशा बोलता हूँ, एक हर चीज़ का एक कंपाउंडिंग होता है। आज आप एक एफर्ट लो, दूसरे दिन आप दूसरा एफर्ट लो, तीसरे दिन आप तीसरा एफर्ट लो ना, तो वो आपका एफर्ट डे 3 को 0, मतलब फर्स्ट एफर्ट नहीं रहेगा, कंटिन्यूस एफर्ट लेने के बाद वो कंपाउंड होते रहेगा। तो दैट्स व्हाई दैट मनी गॉट कंपाउंडेड एंड कंपाउंडेड एंड कंपाउंडेड, एंड दैट्स व्हाई आज वो अमेरिका इज अमेरिका व्हाट इट इज। वी हैव इंडिपेंडेंस राइट नाउ। हमारा 70th इंडिपेंडेंस हमने सेलिब्रेट किया, एंड दे आर इंडिपेंडेंट from like 150 years. So that's why like double का ही फर्क हो जाता है, and that's why this problem is. And one more important thing is American citizen ने हमेशा है ना बिजनेस को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया, like tech development all. They control lot of technology. The moment you control technology and data, now you are going to get rich. So anyway, that is all part of economics. ये कभी हम किसी और दिन बात करेंगे. But the point is, what I want to really specify is this RNOR and ROR. This RNOR is specifically, you are classifying RNOR only for one reason. Suppose for example your income is accrued outside India from a business or profession which was controlled from India. अब फिर से एक बार there is a controlling body in India जो control कर रहे हैं एक business को, which is business is earning income from outside India. For example, let's take an example of any company, for example Flipkart. ठीक है, Flipkart के केस में क्या है कि Flipkart के केस में गवर्निंग बॉडी इज इन इंडिया फॉर एग्जांपल राइट नाउ, और लेट्स से फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री कंप्लीटली इंडियन कंपनी है, यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक ऐसा बिजनेस है जो सपोज सऊदी में है या लंदन में है, और वो मैनेज कहाँ से हो रहा है? इंडिया से मैनेज हो रहा है। सो दैट इट विल बी प्रिज्यूम दैट इनकम इज अर्नड फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ ये प्लीज़ ये मत पूछना सर रिलायंस इंडस्ट्रीज तो इंडिविजुअली है ही नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल। सो इन दैट केस सपोज फॉर एग्जाम्पल एनी so this provision RNOR and ROR, it is very interesting that these are provision applicable only and only to an individual, and individual के केस में भी specifically कब this RNOR, that individual is controlling a business or profession which is earning outside India, ठीक है, then that income earned by that business will be treated as Indian income। समझा? ये पर्पस समझो कि हम ROR और RNOR क्यों क्लासीफाई कर रहे हैं। गेटिंग इट? सो ROR means resident and ordinary resident, and RNOR resident but not ordinary resident। गेटिंग इट? आई होप आई एम क्लियर। ये ना मैंने यहाँ पे पीपीटी में बस एक छोटा सा चेंज, सर ये एक अलग कंडीशन है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर डिफरेंट कंडीशन, बट ठीक है।
सो व्हाट डू यू मीन बाय ROR एंड RNOR? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को क्लासीफाई करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखना पड़ेगा, इफ अ पर्सन, ठीक है, इफ ये डायग्राम ध्यान में रखो, ये डायग्राम ध्यान में रखने के बाद में आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। ये जो टाइमलाइन मैंने ड्रॉ करी ना, टाइमलाइन आपको दिख रही है, राइट? ये टाइमलाइन आज राइट नाउ मैं 24-25 फाइनेंशियल ईयर में 15th ऑफ अगस्त में खड़ा हूँ एंड मैं पिछले 10 साल को जा रहा हूँ। तो व्हाट द प्रोविजन स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट? द प्रोविजन स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट इफ यू वांट टू क्लासीफाई अ इंडिविजुअल एज ROR, सो ROR क्लासीफाई करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप एक बार रेसिडेंट तो क्वालिफाई हो ही गए हो, अब रेसिडेंट्स क्वालिफाई होने के बाद में आपको क्लासीफाई करना है कि मैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूँ या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है? इसमें जो फर्स्ट कंडीशन विच टॉक्स अबाउट इज यू आर अ रेसिडेंट इन 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मैं आज खड़े होने के बाद मैं 10 साल पीछे जाऊंगा और 10 साल पीछे इस तरफ जाऊंगा, वॉट एवर इट में भी 10 साल पीछे मैं जाऊंगा और 10 साल पीछे जाने के बाद में मैं ये डिटरमाइन करूंगा कि मैं पिछले 10 साल में कभी 2 बार रेसिडेंट क्वालिफाई हुआ हो कि नहीं हुआ हो, ठीक है? एंड यहां पे सबसे बड़ी कंडीशन है कि यहां पे और नहीं है, मुझे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। और व्हाट आर द सेकंड कंडीशन? द सेकंड कंडीशन विच स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट कि मैं लास्ट 7 ईयर्स में 730 डेज और मोर, उससे ज्यादा मैं रह चुका हूं। मैं वापस एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। हैव यू सीन दिस फर्स्ट कंडीशन? दिस फर्स्ट कंडीशन आपको दिख रही है? फर्स्ट कंडीशन दिख रही है कि आपको? फर्स्ट कंडीशन देखने के बाद आपको ये चीज समझेंगे कि रेसिडेंट इन 2 previous year out of 10 previous year, and I am staying in India for 730 days or more. I hope I am clear. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो ही आप ROR क्लासीफाई होंगे, अगर दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करते हैं तो आप ROR क्लासीफाई नहीं होंगे। अब हाउ टू रिमेंबर सर बोथ द कंडीशन एंड ऑल? सी, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, बहुत छोटी सी एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ। अब हमने 60 डेज और 365 डेज करा था। अब सिर्फ 365 डेज को इंटू 2 कर लो और इंटू 2 करने के बाद एक 2 ध्यान में आ जाएगा। 2 730 डेज इज द 730 डेज, ये सेकंड क्लॉज है और 2 जो है वो फर्स्ट क्लॉज है। सो 2 हमारा ये स्पेसिफिकली 2 प्रीवियस ईयर इन 2 रेसिडेंट इन 2 प्रीवियस ईयर एंड 730 डेज, वो 365 डेज का एग्जैक्टली डबल। बट एक ही कंडीशन इसमें, एक स्पेसिफिकली एक चीज जो यहाँ पे बोली गई है और वो ये बोली गई है कि यहाँ पे ना वहाँ पे 4 साल की बात करी गई थी, 365 डेज इन 4 ईयर्स, और यहाँ पे 730 डेज इन 7 ईयर्स। यहाँ पे भी अगर 8 साल लिख देते ना कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, बट ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज, नोबडी कैन हेल्प यू। तो इजीली याद रहता था, बट याद सिर्फ एक ही जगह करना है, 7 थाला फॉर अ रीजन, ठीक है? थाला तो हर जगह रहेंगे थाला, एंड यहाँ पे 7 उस तरीके से याद रखो, 7 साल मेरे को देखना है सेकंड कंडीशन में। और मेरे को पहली जो मेरी एकदम प्रीडोमिनेंट कंडीशन थी, प्रीडोमिनेंट कंडीशन में से मेरे को इंटू 2 करना है, ठीक है? इंटू 2 याद रखना। तो 2 कैसे याद रहेंगे? 365 डेज को मैं 2 करता हूँ, 730 डेज मेरी सेकंड कंडीशन क्वालिफाई हो जाएंगी। और 2 मतलब 2 प्रीवियस ईयर, रेसिडेंट इन 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 ईयर्स। I hope I am clear with it. Let's see an example. So example specifically talks about मैंने आज 15 अगस्त के दिन मैं खड़ा हूँ, मैं 15 अगस्त के दिन यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे रह रहा हूँ और अब मुझे ये डिटरमाइन करना है कि मैं क्या रेसिडेंट हूँ या नहीं। 15 अगस्त को अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ रहते हो इंडिया में, 60 डेज की कंडीशन आप सेटिस्फाई कर लेते हो, कोई भी पर्सन, ठीक है? मैं 1 अप्रैल से कंटिन्यूसली यहाँ पे हूँ और मैं 15 अगस्त को मैं इंडिपेंडेंस डे देख के ही जाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर इंडिपेंडेंस डे देख के जाना चाहता हूँ तो असेसिंग ऑफिसर बस देख रहा है, अभी तक कुछ बोला नहीं है किसी को, ठीक है? बस देख रहा है खड़े होके कि यार ओके यहाँ पे एक बंदा आया है, बंदा मतलब सपोज फॉर एग्जांपल बिल गेट्स है, बिल गेट्स 15 अगस्त तक के रुका है यार, डॉली की चाय भी पी लिया, सब कुछ पी लिया, सब खा लिया, और अब 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे देख के जा रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट सर, 1 मिनट आपके ना छोटा सा असेसमेंट करना है। आपने 60 डेज एंड अबव कर लिया, वो बोलेगा अरे हाँ मेरे को पता है मैंने 60 डेज क्वालिफाई कर लिया, लेकिन मेरा लास्ट 4 फाइनेंशियल में 365 डेज नहीं है रे। नहीं सर देख लेते ना, एक बार देख ले, और देखने के बाद पता चला अरे यार ये तो 365 डेज क्वालिफाई कर रहा है।
मतलब आप सर, सॉरी सर, आप रेसिडेंट हो गए सर? क्या मतलब एकदम रेसिडेंट हो गया हूँ मैं मतलब मैं इंडिया के बारे में इतना सोच रहा था, मैं इंडिया से रेसिडेंट हो गया, मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा? सर एक मिनट, थोड़ा सा और देख लेते ना। और देखने के बाद अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल ROR मेरी, तो फिर तो सारी इनकम वही रोने बैठ गया था वो तो। उसको मैंने कैसे तो भी चुप कराया, मैंने बोला सर रुक जाओ आप, मैं चुप, मैं देखता हूँ मैं किसके लिए हूँ, मैं किस लिए हूँ, मैं सिर्फ इसके लिए आपको सेव करने के लिए मैं अभी बचाता हूँ, बस शांति रखो। तो मैंने क्या बोला, सर आपका लास्ट 10 साल का रिकॉर्ड बताओ, आपका कब इंडिया में है? सर है ना ये इस तरीके से इंडिया में है, मतलब ये यहाँ पे एक, सो व्हाट दिस प्रोविजन सी, ये यहाँ पे मैं वापस एक बार ये एग्जांपल लिख के पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे है ना वो 100 डेज, यहाँ पे ये मैं ना एक बार 100 डेज तो यहाँ पे लिख ही रहा हूँ, क्योंकि इससे हमारा एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि लास्ट ईयर में 365 डेज से ज़्यादा, ठीक है। एंड देन सेकेंड कंडीशन व्हाट दे वांट टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट, दे वांट टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट वन कंडीशन इज, मेरे लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में 2 बार रेसिडेंट क्वालिफाई हो गए। सो राइट नाउ इन 1920 आई गॉट क्वालिफाइड एज ए रेसिडेंट, इन 1617 आई गॉट क्वालिफाइड एज ए रेसिडेंट बाय नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया, ठीक है। और सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिर्फ 50 डेज, यहाँ सॉरी यहाँ तो 50 डेज नहीं, यहाँ मैं 185 डेज रुक रहा हूँ, और लेट्स टेक एन एग्जांपल 190 डेज, 190 डेज 10 डेज ओनली, यहाँ पे भी 10 दिन ही आया, मैं सिर्फ 10 दिन ही आया, और यहाँ पे मैं 190 डेज हो चुका हूँ। So what are the number of period in 7 years? So this is first year, second year, third year, fourth year, fifth year, sixth year and seventh year. What are the number of days? 10 plus 10 is 20, 190 is 210, 210 plus 400, so it is 610 days. So यहाँ पे मैं total number of days कितना qualify कर रहा हूँ? 610 days only. And what is required? What is required? Am I resident in 2 previous year? Yes, I am resident in 2 previous year. But मेरा क्या सेकेंड कंडीशन क्वालिफाई हो रहा है क्या? अभी के लिए ना स्पेसिफिकली आप ये कंडीशन को भूल जाओ, मैंने ना ये जब लास्ट टाइम एग्जांपल एक्सप्लेन किया था तब की ये कंडीशन, अभी के लिए ये चीज़ भूल जाओ। नॉट स्टेइंग फॉर मोर देन 730 डेज इन लास्ट 7 years, मेरा कितने डेज स्टे कर रहा हूँ? ओनली 610 days. Even though I am satisfying that I am a resident in 2 previous year out of 10 last financial year, I am not satisfying the condition of specifically staying in India for 730 days or more in the last 7 financial years. यहाँ पे मैं 7 year तक के गया, यहाँ से 100 days, 400 days, 590 days, 600 days and 610 days only. और मैं लास्ट 4 फाइनेंशियल में मैं 2 बार रेसिडेंट क्वालिफाई हो चुका हूँ, और अब मैं सीधा इस बार रेसिडेंट क्वालिफाई होऊंगा, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं तो यहाँ रेसिडेंट क्वालिफाई हो रहा हूँ क्या? यहाँ रेसिडेंट क्वालिफाई नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4th ईयर में रेसिडेंट क्वालिफाई नहीं हो रहा, यहाँ 5th ईयर में रेसिडेंट क्वालिफाई हो रहा हूँ क्या? 100 and 290 नहीं, यहाँ भी 5th ईयर में नहीं हो रहा। यहाँ ये 2nd ईयर में क्वालिफाई हो रहा हूँ क्या? मैं नहीं हो रहा हूँ, बिकॉज हाउ, यहाँ पे 100 190 कितना हो रहा है? 200 and 390 ये, अच्छा यहाँ भी मैं रेसिडेंट क्वालिफाई हो रहा हूँ, और यहाँ तो मैं पक्का रेसिडेंट क्वालिफाई हो रहा हूँ। तो मेरे तो रेसिडेंट 4 बार रेसिडेंट क्वालिफाई हो गया मैं, मेरे को लास्ट ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं आउट ऑफ 2 ये, लेकिन मैं बिल गेट्स सर आप नसीब मानिए कि आपके 610 दिन ही है, वरना सारी इनकम जो बाहर भी रिसीव हुई है ना वो सब कुछ यहाँ पे इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है। एटलीस्ट आपकी जो इंडिया में इनकम होंगी ना वही आपको टैक्सेबल होंगी। और मैंने बोला सर इंडिया में तो मैंने कुछ कमाया नहीं, मेरी कंपनी ने कमाया, मैंने कुछ नहीं कमाया, कंपनी इज अ डिफरेंट एंटिटी एंड आई एम अ डिफरेंट एंटिटी। बिल गेट्स इतना हंसते हुए, मेरे को है ना बता नहीं सकता कितना हंसते हुए बिल गेट्स गया हूँ यहाँ से। एम आई क्लियर? क्या आपको ये एग्जाम्पल समझा? एम आई क्लियर विथ इट? नेक्स्ट स्पेसिफिकली कंडीशन इज रिगार्डिंग वन, यहाँ पे 1-2 कंडीशन, ये तो 2 है, और
ये इस तरीके से एक्सप्लेन किया है ना, सी इन ICI मॉड्यूल, ICI और इन द इनकम टैक्स एक्ट एज वेल, सी इनकम टैक्स एक्ट और ICI में दे हैव क्लासिफाइड RNOR, ठीक है। हाउएवर वी आर क्लासिफाइंग ROR, मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है ना, यहाँ पे कंडीशन कैसी बोली गई है, दैट इंडिविजुअल इज अ नॉन रेसिडेंट इन 9 out of 10 years, एंड आई एम सेइंग कि ही इज रेसिडेंट इन 2 out of 10 years। मतलब मैं उसको नेगेटिव वे, मैं इसको पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ और ये नेगेटिव वे में चल रहा है। सो डोंट गेट कंफ्यूज बाय दिस कि सर ने कुछ गलत पढ़ा दिया, सर ने कुछ अलग कर लिया, नहीं, मैं आपको एक पॉजिटिव वे में पढ़ा रहा हूँ, ऐसे थोड़ा नेगेटिव वे में चल रहा है, ठीक है। एक और कंडीशन जो स्पेसिफिकली यहाँ पे बोली गई है, और वो स्पेसिफिक कंडीशन इज फॉर NRI, अपने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में। एंड व्हाट दिस कंडीशन स्पेसिफिकली टॉक अबाउट, इफ सच इंडिविजुअल इज अ इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who comes to India for a visit and having a total income from other than foreign income is exceeding 15 lakh rupees, ठीक है, and has been in India for 120 days or more, or 180 days or more, ठीक है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एंड कंडीशन लिखता हूँ, मैं अगर सपोज कोई ऐसा NRI बंदा हूँ, मेरे को ROR क्लासीफाई करना है, ROR क्लासीफाई करने के लिए मेरे को ROR क्लासीफाई करने का नंबर 1 थिंग, मेरा एंट्री गेट क्या है NRI बंदे के लिए, 15 लाख। 15 लाख मतलब वो आपको पता है 15 लाख सबके जमा है, 15 लाख वो एक्चुअली ये वहां से वहां अमाउंट आया। मोदी जी ने 15 लाख का अमाउंट किसी ना किसी वे में क्लासीफाई कर ही लिया कि भाई ठीक है तुमको अभी देंगे रुक जाओ। तो 15 लाख देने के लिए पहले 15 लाख का प्रोविजन हो ऐसे लेके आए, individual is having an income other than foreign sources 15 lakh rupees and has been staying in India for 120 days or more but less than 180 days। सर लेकिन एक बात बताओ, एक छोटा सा बात, मेरे को कंपैरिजन जानना है कि कंपैरिजन कैसे होगा। ये जो टेबल है ना, ये टेबल यहाँ पे आ रहा है, ये टेबल से क्या हो रहा है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या हो रहा है, एक बार आप समझो। सी 120 डेज से ज़्यादा मैं रह रहा हूँ, 120 डेज से मैं कम रह रहा हूँ ना, तो NR इन इंडिया। ICI मॉड्यूल में क्या दिया है, ICI मॉड्यूल में ये जो और शब्द दिया है ना, और ये जो और जो वर्ड्स दिया है ये स्पेसिफिकली, दैट मीन्स दे आर क्लासिफाइंग RNOR। Right now, if an individual is a person of Indian origin, he comes to India, he is having an income exceeding 15 lakh rupees, और वो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाली कंडीशन कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, 729 डेज से कम रह रहा है, 9 out of 10 इस ये रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, देन ही विल बी RNOR। बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर सपोज वो बोथ द कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और 180 डेज से ज्यादा रह रहा है, तो कैसा होगा। थोड़ा मेरे साथ ये टेबल समझो, और टेबल समझने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर एकदम परफेक्टली बैठ जाएंगी। ये थोड़ा सा ना, ये 1-2 क्लॉज ही है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब तक के आपको NR के सारे प्रोविजन समझ गए, NRI के। अब ये लास्ट प्रोविजन NRI के आप मेरे साथ समझो। व्हाट दिस स्पेसिफिकली ही इज टॉकिंग अबाउट, ही इज टॉकिंग अबाउट दैट if suppose for example that person is staying in less than 120 days, so 120 days से कम रहे तो फिर तो पूरा NR। क्योंकि मेरे लिए सबसे पहली चीज तो क्या कंडीशन थी, सबसे पहली चीज एंट्री गेट मेरा 15 लाख था, लेकिन 15 लाख के बाद में मैंने एक और एंट्री गेट डाल दिया था, एक और कंडीशन डाल दिया कि 120 दिन से ज्यादा रहना चाहिए। अब मैं 120 दिन से ज्यादा रह ही नहीं रहा हूं, तो फिर तो NR ही है मेरे लिए, क्वेश्चन चेक करने की बात ही नहीं है, ठीक है। देन सबसे पहले सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहां पे अगर सपोज हमने वो एक्सेप्शन में क्या देखा था, एक्सेप्शन में देखा था कि इनकम मेरी 15 लाख से ज्यादा है, 120 दिन से मैं ज्यादा रह रहा हूं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं क्या दे रहा हूं, मैं 365 डेज की भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूं। बोथ द कंडीशन स्पेसिफाई करने के बाद ही मैं रेसिडेंट क्वालिफाई होऊंगा। लेकिन गवर्नमेंट फिर भी यहाँ पे ना NRI बंदे को ROR नहीं क्लासीफाई करना चाहती। ROR क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करना पड़ता। मैं चाहता हूं कि आप RNOR ही रहे, ठीक है। इवन इफ सपोज फॉर एग्जांपल यू क्वालिफाई एज अ रेसिडेंट, मैं चाहता हूं कि आप RNOR ही रहे। और क्यों चाहूंगा मैं RNOR रहे, कैसे रहे, स्पेसिफिकली अगर सपोज फॉर एग्जांपल 120 दिन से ज्यादा आप रहते भी है, ठीक है, 120 दिन, बट अप टू 181 डेज, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एंड कंडीशन है, एंड कंडीशन मतलब ऑल द कंडीशन आई हैव टू बी सेटिस्फाइड, देन ही विल बी ट्रीटेड एज RNOR।
What are the condition? If he satisfied both the condition, then R but NOR, otherwise NR. How come? How come specifically stay in India for if he satisfied both the condition, still he is RNOR. Why still RNOR? क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है ये कंडीशन RNOR की कंडीशन है. एक्ट स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट RNOR. आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? व्हाट आर द कंडीशन सेटिस्फाइड करने हैं आपको? व्हाट आर द कंडीशन सेटिस्फाई करने? इफ मैं अभी ये टेबल के ऊपर हूँ, मैं ना दूसरी कंडीशन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ. व्हाट आर द टेबल टॉक्स अबाउट दिस कंडीशंस. मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ यार, आपको है ना, आपको थोड़ा कंफ्यूजन जा रहा होगा, तो मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. व्हाट इज द कंडीशन? द कंडीशन स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट व्हाट द कंडीशन टॉकिंग अबाउट कि भाई 120 दिन से ज़्यादा है और 181 डेज से, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है और ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो भी वो RNOR रहेगा. और अगर सपोज ROR की कंडीशन सेटिस्फाई करती है ROR, तो ये ROR होगा. क्या बोलना चाहता हूँ मैं, एक स्पेसिफिकली ये बात समझो. Stay in India for 365 days or more in the last 4 previous year and his total income other than foreign sources is 15 lakh rupees. ये एक कंडीशन है. एंड ROR की कंडीशन क्लासिफाई करने के लिए इन 2 previous year resident in India for last and previous year and stay in 730 years. थोड़ा कंफ्यूजन समझो आप. एक मैं ना एक बार मैं ना ये कंडीशन को मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करूंगा और आप ध्यान से मेरी कंडीशन समझो. व्हाट द कंडीशन इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट. मैं ना एक्सेप्शन में जा रहा हूँ. एक्सेप्शन में जाने के बाद में मैं स्पेसिफिकली क्या कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ और एग्जाम्पल अभी समझो. एग्जाम्पल क्या है, मैं यहाँ पे इंडिया में आ रहा हूँ. इंडिया में मैं 120 दिन से ज़्यादा रह रहा हूँ, लेकिन मेरा 365 डेज का कंडीशन मैं सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूँ. क्या मैं रेसिडेंट माना जाऊँगा? क्या मैं रेसिडेंट माना जाऊँगा कि नहीं माना जाऊँगा? मैं रेसिडेंट ही नहीं माना जाऊँगा. सपोज मेरी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, ठीक है. मेरी 15 लाख से इनकम ज़्यादा होने के बाद में मैं NRI, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूँ. मैंने एक्सेप्शन की कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है. दैट मीन्स मैं 120 दिन से ज़्यादा रह रहा हूँ, 181 डेज तक के रह रहा हूँ, और मेरी सबसे पहले मेरी एंट्री गेट 15 लाख से ज़्यादा, 120 दिन से ज़्यादा इन द करंट ईयर, 365 डेज इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, और 181 डेज से कम मैं रह रहा हूँ, 120 डेज और 181 डेज तक की मैं रह रहा हूँ. मैंने ये तीनों कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर ली. आई विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट. If both the conditions of if all these conditions are satisfied, I will be still classified as RNOR. मैं गवर्नमेंट चाहता हूँ कि आप RNOR ही रहे, लेकिन आप इतने गले पड़ गए हैं कि आप हर साल ही आ रहे हैं, आप हर साल ही रेसिडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं. फिर भैया मैं बोल रहा हूँ कि और दूसरी एक और कंडीशन क्या बोल रहा हूँ मैं, दूसरी एक कंडीशन कि आप करंट ईयर में 181 डेज से ज़्यादा रह रहे हो. सी ये जो कंडीशन है ना, ROR अब तभी क्लासिफाई होंगे, ROR तभी क्लासिफाई होंगे जब आप स्पेसिफिकली 181 डेज से ज्यादा रहेंगे. मैं आपको पहले भी ये बोल रहा था, गवर्नमेंट चाहती है कि आप मेरे इंडिविजुअल मतलब NRI बंदे हो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, मैं चाहती हूँ कि आप RNOR ही रहो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टाइम. बट सपोज फॉर एग्जांपल आप तो इतने गले पड़ गए, आप 181 डेज से ज़्यादा इंडिया में रह रहे हो, 182 डेज और मोर आप इंडिया में ही रह रहे हो, और उसके बाद में आप बोथ द कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, तब उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा. सी अगर आप 182 डेज से ज़्यादा रह रहे हो ना, तो आप तो नॉर्मल सिटीजन ही बन गए. फिर तो आप NRI हो, आप कोई भी बंदा हो, कोई भी नॉन रेसिडेंट हो, NRI हो या ना हो, मतलब इंडियन ओरिजिन के पर्सन हो या ना हो, ठीक है, तब आप क्लासीफाई हो जाओगे. फिर तो आप रेसिडेंट ही, नॉर्मल रेसिडेंट ही क्लासीफाई हो जाएंगे. फिर आपको एक सेकंड कंडीशन ROR की सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप ROR क्लासीफाई हो जाएंगे. ये प्रोविजन इज स्पेसिफिकली फॉर दोज इंडिविजुअल जो एक इंडियन ओरिजिन के बंदे हैं, मैं 181 डेज से कम रह रहे और मेरे को क्लासीफाई उनको RNOR ही करना है. तो RNOR क्लासीफाई मैं कैसे करूंगा? RNOR मैं क्लासीफाई तब करूंगा जब सपोज फॉर एग्जांपल वो 181 डेज से कम रह रहे हैं, मेरी 365 डेज की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, सॉरी यस, 365 डेज की कंडीशन सेटिस्फाई करने के बावजूद भी वो मेरे RNOR ही रहेंगे. सपोज अगर 365 डेज की कंडीशन सेटिस्फाई करती नहीं है, तो वो तो फिर रेसिडेंट बनेंगे ही नहीं.
एक बार वो कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, इनकम की भी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, स्टिल RNOR। आप थोड़ा ध्यान से समझो, पहले मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस क्वालिफाई कर लो, और रेसिडेंशियल स्टेटस क्वालिफाई, और या तो इसको शॉर्ट फॉर्म में समझो ना, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज ऑलवेज RNOR। बस अब इतना ध्यान में रख लो और खत्म करो, यहाँ टॉपिक पूरा खत्म होता है। ये वाई मैं आपको ये समझाने की कोशिश करो, अगर आप कनेक्टिंग द डॉट्स करो, वन आप रेसिडेंट ROR कब बनोगे, ROR कब बनोगे, जब आप 182 डेज से ज्यादा क्वालिफाई करोगे, 180 डेज से ज्यादा स्टे करोगे, और 180 डेज से ज्यादा आप रह गए तो फिर तो आप नॉर्मल सिटीजन ही बन गए। फिर तो आप नॉर्मल सिटीजन बोलो, नॉर्मल पर्सन के जैसे ट्रीट करोगे, आपको स्पेशल प्रोविजन ऑफ 120 डेज का है ही नहीं। वो एक्सेप्शन में भी स्पेसिफिकली क्या बोला गया था, एक्सेप्शन में आपकी सेकंड कंडीशन जो है 60 डेज की, वो वाली माफ करता हूं मैं, लेकिन 182 डेज वाली कंडीशन तो अभी भी है। वो अगर आप सेटिस्फाई करते हो ना, तब जाके ROR है। RNOR क्लासीफाई करने के लिए फॉर इंडियन ओरिजिन पर्सन के लिए ये आपको एक बार आप RNOR मतलब ये जो आप रेसिडेंट रहते हो ना, दैट रेसिडेंट विल ऑलवेज बी RNOR नॉट ROR। आई होप आई एम क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट है, हम वापस एक बार कल वापस देखेंगे, एंड ये सारी चीजें हम वापस देखेंगे, एंड देन वी विल डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस। डोंट वरी, आज थोड़ा सा सिर्फ ये कनेक्टिंग द डॉट्स करो, डॉट्स कनेक्ट करने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, और नहीं तो कल अपन वापस देखेंगे, विद एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है? ओके, आई होप आई एम क्लियर। लेट्स स्टॉप ओवर हियर। ओके, थोड़ा सा समझ के आना, मतलब कल रिवाइज करके आना, तो और अच्छे से चीजें समझेंगे, ठीक है? ओके, चलो, ओके, बाय गाइस, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। और प्लीज 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 पढ़ के आना, एक बार थोड़ा सा पढ़ के आना, ठीक है? मैंने जितना बोला एक बार पूरा ध्यान में पढ़ के आना। चलो, आई होप आई हैव मेड अ गुड अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल द प्रोविजंस। अगर फिर भी डाउट आता है, मैं कल वापस एक्सप्लेन करूंगा। कल प्लीज टाइम पे आना, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक बार पढ़ के आना, ठीक है? चलो, लेट्स लेट्स स्टॉप इट हियर फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो। ओके, बाय।